मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में या थिएटर में रहूँगा। बचपन से मेरा जो शौक था वो था कि मैं आर्मी में जाऊँ। मनोज बाजपेयी थे, हमारे तिग्मांशु धूलिया मेरे सीनियर हैं, संजय मिश्रा थे, इरफान खान थे, इदरीस थे। महाराणा प्रताप में काम किया, तो इसमें आप लोग वीएफएक्स कैसे यूज करते हैं? एकदम अलग लगता है। इसमें कास्टिंग काउच का क्या रोल होता है? क्योंकि बड़ी सिंपल क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि लड़कियों को तो छोड़ो, लड़कों के भी कास्टिंग काउच होता है, ये क्या है? मतलब क्योंकि आप इतने साल लगे हुए हैं, ये कितना मिथ है और कितना सच है, कितना ह्यूमर है और कितना सच्चाई है इसमें? जो स्टार किड्स हैं, बहुत सारे स्टार किड्स हैं, उनको प्रेफरेंस तो मिलता है पहली बार, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें मेरिट नहीं है तो सस्टेन मिलेगा। कर पाएंगे क्या? मैंने छठ पूजा की। तो कल्चर मुझे का कनेक्शन। मैं बचपन से पैदा होते ही मैं ये सब चीज़ें देख रहा था। छठ पूजा के लिए मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं था। नहीं थी, हाँ। पूरे बैच को छठ पूजा में शामिल कर दिया और 2-4 एपिसोड बना लिया तो टीआरपी आएगा। तो टीआरपी पे डिपेंड करेगा कि स्क्रिप्ट किधर जाएगी। महाराणा प्रताप, आहट। बालिका बधू, तेरे मेरे सपने, मायका। अच्छा, बालिका बधू भी आपने डायरेक्ट किया था? जी, वाह। सीता बुलाया और अग्नि परीक्षा में सीता दूसरी घुसी और निकली तो दूसरी। वो परी है, जहाँ हाथ रखती है वो सोना हो जाता है। वो गोल्डन गर्ल है। कभी ऐसा हुआ आहट की शूटिंग जहां हो रही हो वहां पे आपको इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखी हो या आपको लगा हो सचमुच में भूत होता है? अब हम एक थोड़ी सी रैपिड फायर करेंगे और एक आंसर में, एक लाइन में आपको आंसर देना है, बस एक वर्ड जो है। इसमें बहुत टाइम नहीं है सर। लाइक फेवरेट डायरेक्टर, शेखर कपूर साहब। फेवरेट एक्टर, नो डाउट अमिताभ बच्चन साहब। फेवरेट एक्ट्रेस, एक रिक्वेस्ट है, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। जब भी मैं किसी बड़े गेस्ट को इनवाइट करता हूं तो उनका पहला सवाल यही होता है कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं। अगर आप भी सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं बड़े से बड़े गेस्ट को आपके पास ला सकता हूं। यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग द टीआरपी, द राठौर पॉडकास्ट, rather you are subscribing to better opportunity in your life and in the society. सर नमस्कार। नमस्कार। सर एक छोटी सी बात बताइए। तो मैं सीधा पहला सवाल आपसे पूछता हूँ, उसके बाद हम आएंगे आपके जीवन के बारे में, क्योंकि मेन चीज आपके जीवन से निकालना है जो आदर्श बनना है दूसरों के लिए। बॉम्बे में जहां भी जाओ फिल्म स्टार मिल जाएंगे, सब्जी खरीदने जाए फिल्म स्टार मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाए फिल्म स्टार मिल जाएंगे। ये सच है या फेंकते हैं ये लोग? नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं भी तो नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, कुछ जहाँ पे वो रहते हैं, जो एरिया में रहते हैं, वहाँ के लिए कॉमन मैन की तरह ही है। लेकिन हाँ, हाँ। थोड़ा स्टार होते हैं तो उनको बाहर निकलना तो मुश्किल होता है। जैसे आप शाहरुख खान या सलमान खान जैसे जो स्टार हैं, वो तो सड़क पे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेकिन अच्छा। टीवी से एक्टर तो मिल जाते हैं, मुझे भी मिल जाते हैं कभी-कभी चलते-फिरते कहीं भी। तो ऐसा नहीं है कि वो सर, भी आप। रंजन सर, आपको क्या मिलना? वो तो आपके उनकी आत्मा में, शरीर में आत्मा तो आप डालते हैं, आपको मिलने, आपको थोड़े ही क्रेज होता होगा कि नहीं मुझे मिलना है स्टार से। टीवी एक्टर्स को पब्लिक से भी मिल जाते हैं इधर-उधर कभी यदा-कदा रोड पे घूमते हुए या मार्केट में, सिनेमा हॉल में, मॉल में दिख जाते हैं। फ़िल्म स्टार जो बड़े स्टार हैं उनको तो बहुत सिक्योरिटी होती है, वो ऐसे नहीं घूम पाते हैं। तो ये थोड़ी-सी इस तरह की बात रहे। ये सिक्योरिटी वाले में सलमान खान के अलावा भी बड़े सारे और कोई लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। आज अभी तो देखिए विक्की कौशल बहुत बड़े स्टार हो गए, तो विक्की कौशल की भी भी उतनी बड़ी है। जो हीरोइनें हैं कितनी हमारी, इवन श्रद्धा कपूर जैसी एक्ट्रेस भी बहुत भीड़-भाड़ में मतलब नहीं जा सकती। जिनके फैन फॉलोअर बड़े हैं उनका टीवी में भी कुछ एक्टर्स या एक्ट्रेस मेरे ही एक्टर हैं, जैसे दिव्यांका त्रिपाठी है मेरी ये है मोहब्बतें की हीरोइन रही है। वो अभी सड़क पे नहीं खड़ी हो सकती, उसके लिए भीड़ लग जाती है। कि लोग उसको बहुत ज़्यादा पहचानते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा पहचानी जाती है उसके लिए तो भीड़ लगती है। लेकिन मैं तो डायरेक्टर हूँ। अभी देखो मैंने एक शो बनाया जी टीवी के लिए, श्रुति झा एक एक्ट्रेस है जो मेरी कुमकुम भाग्य की हीरोइन थी और अभी कैसे मुझे तुम मिल गए उसकी भी हीरोइन थी। तो हमने तो दादर मार्केट में शूट किया उसके साथ ओह। और कैंडिड शूट किया। पब्लिक को जब तक पहचानती तब तक हम शूट करके निकल गए।
तो ओ ऐसा। हाँ, एक छोटी सी बात बताइए सर, आप अपने बचपन से थोड़ा अपनी जर्नी बताइए कि आप का गांव कहाँ था, आप पैदा कहाँ हुए थे, राइट? तो ये थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारे लिए रहेगा कि इस जगह से भी उस जगह पे इंसान कैसे जा सकता है, और बिना नाम की आकांक्षा किए हुए, बिना नाम की, क्योंकि आप लोग बैक में काम करते हो, नाम की भूख नहीं होती, और शायद लोग जानते नहीं है। आपकी आवाज, आपकी रूह किसी और में होता है, और चमकता कोई और है, सुकून आपको मिलता है। बचपन की थोड़ी सी बात बताइए। तो मैं हम्म, पटना का बहादुरपुर गांव का रहने वाला हूँ। वो हम्म, मेरा खानदानी है, मतलब वैसे तो बेसिकली मैं धार का निवासी हूँ, जो इंदौर के पास में जो है। हम्म। लेकिन शिफ्टेड बिहारी हूँ। और अच्छा, बिहार में मेरे दादा परदादा कई पीढ़ियों से वहाँ पे रहे। अच्छा। और वहीं पटना से साइंस कॉलेज से मैंने वहाँ पे पढ़ाई की, फिर पटना कॉमर्स कॉलेज से पढ़ाई की। सर, पटना साइंस कॉलेज तो बहुत ड्रीम था, क्योंकि हम कलकत्ता रहते थे ना, तो पटना साइंस कॉलेज को ऐसे मानते थे जैसे कि हमारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज मिल जाए बड़े से बड़े, वो उस लेवल का पटना साइंस कॉलेज था। आई थिंक बिहार का सबसे बड़ा कॉलेज था, राइट? जी, बहुत बड़ा हाँ, था। हाँ, हाँ। तो उसके बाद फिर मैं कॉमर्स कॉलेज, टीपीएस कॉलेज, ये सब फेमस दो तीन जगह से मैंने पढ़ाई की। फिर मैं अच्छा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला गया, 95 92 95 बैच पास आउट हूँ। एक सेकंड सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है। एक बात बताइए, जब आप पटना साइंस कॉलेज में पढ़ते थे, तो आजकल एक नए टर्म्स आता है, मैनिफेस्टेशन, करेक्ट? तो क्या आप बैठ के मैनिफेस्ट करते थे? शायद आपको मैनिफेस्ट टर्म नहीं पता हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टर्म ना पता हो, लेकिन क्या आप मैनिफेस्ट करते थे कि बॉम्बे के फिल्मों की दुनिया में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में या थिएटर में रहूँगा। बचपन से मेरा जो शौक था वो था कि मैं आर्मी में जाऊँगा। और मैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस का एग्ज़ाम दिया, कंप्लीट भी किया। सीडीएस का, हाँ। सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए इलाहाबाद से मैंने एसएसबी हम्म, क्लियर किया था, हम्म। इंटरव्यू किया। बट मेडिकल में मैं थोड़ा सा, मेरे पैर में दो अंगूठे हैं, इस वजह ओह। से मैं नहीं गया। हम्म, वजह थी कि उन्होंने कहा कि अंगूठा काटना पड़ेगा। मैंने कहा ओह, मैं अंगूठा नहीं काटूंगा, क्योंकि ये ओह। भगवान ने दिया है। तो भगवान ने दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, और मैं सही नहीं बात। गया। तो थोड़े दिन थोड़ा थोड़ा मैं ब्लैकआउट हो गया कि क्या करूँ, सारा मिशन ही गायब हो गया था। फिर इस बीच में मैं कुछ थिएटर के दोस्तों से मेरी मित्रता हुई, और ड्रामा स्कूल का एग्ज़ाम दिया, उसमें मैं कंप्लीट कर गया। तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी दिल्ली। जी। ठीक है। आप एक बात बताइए, एनएसडी दिल्ली में जब आप गए, तो क्या आपके मैनिफेस्टेशन, मैं मैनिफेस्टेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टर्म्स आजकल चलते हैं, क्या ये आपको मैनिफेस्टेशन हो रहा था कि मैं एक्टर बनूं, डायरेक्टर बनूं, प्रोड्यूसर बनूं, क्या बनूं, ये कभी आता था क्या? नहीं, मुझे तो हाँ, ऐसा कभी आए नहीं। और मैं थिएटर करना चाहता था, क्योंकि थिएटर से थोड़ा सा लगाव हो गया था। मैं नुक्कड़ नाटक भी बहुत किया, पटना हाँ। रंगमंच में काम किया था। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं तो गया था ये सोच के कि मैं थिएटर ही करूँगा। और ओ। मैं पास आउट होने के बाद वहाँ की रेपर्टरी कंपनी है जिसको मैंने ज्वाइन कर लिया था, और मैं कुछ दिन थिएटर भी वहाँ पे किया। लेकिन कहते हैं ना, डेस्टिनी होता है किसी चीज़ का। और मैं, हमारे बहुत सारे मित्र सब उस समय, वो फिल्म बन रही थी बैंडिट क्वीन, और ये सब, कौन कौन से, मनोज बाजपेयी की बात कर रहे हैं आप? मनोज बाजपेयी थे, हमारे तिग्मांशु धूलिया मेरे सीनियर हैं, जो अच्छा, कास्टिंग डायरेक्टर थे इसके हाँ, अच्छा, बैंडिट क्वीन के। तो अच्छा। उनसे मैं संपर्क में आया, और उन्होंने मुझे मुंबई में बुला लिया था, और मैं मुंबई पहुंच गया। तो उसमें लगभग सारे लोग, सीमा विश्वास थी, वो भी हमारी सीनियर थी। तो हमारे ड्रामा स्कूल के ही सारे लोग थे, निर्मल पांडे थे। तो इस वजह से मैं कनेक्ट हो गया, और मैं पहुंच गया मुंबई। और मुंबई में एनएस, शेखर कपूर साहब के साथ ज्वाइन कर लिया। अच्छा, मुंबई में कौन थे? शेखर कपूर साहब अच्छा। जो डायरेक्टर थे बैंडेड क्वीन हम्म। के, उनकी कंपनी ज्वाइन कर लिया था। और उनका ही एक सीरीज था, वो सीरीज करने लगा मैं। और मैं कौन सा टेलीविजन, सीरीज था सर? तिग्मांशु धूलिया करते थे पहले वो शो, जिसका नाम था हम बम्बई नहीं जाएंगे। यही इसमें मैं बोलने वाला था। बड़ी बड़ी अजीब सी बात है कि आप मुंबई पहुंच गए, और मुंबई जाकर के आप क्या, ये क्वेश्चन मेरा था, और इसीलिए मैं बीच में सोच रहा था कि आऊं और एक क्वेश्चन पूछूं। आप
एनएसटी में ये सोच रहे थे कि हमें बॉम्बे नहीं जाना, और पहला प्रोजेक्ट पे काम किया उसका नाम ही था कि हम बॉम्बे बॉम्बे नहीं जाएंगे। ये क्या था, ये समथिंग लाइक दैट, ये राइट? ड्रामा स्कूल के बैकड्रॉप पे ही एक शो था जिसमें इरफान खान वगैरह सब सारे एनएसडी के ही एक्टर थे मैक्सिमम। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। और उसमें भी यही बात थी कि थिएटर करने वाले के साथ जो है कनेक्ट जो प्रॉब्लम्स अच्छा है अच्छा। आती है, और सबका एक जिद है कि नहीं मैं थिएटर करूंगा थिएटर करूंगा। ये सब्जेक्ट को लेके एक चैनल हुआ करता था बीआई, बिजनेस इंडिया वालों का टीवीआई, टीवीआई के नाम टीवीआई, से, हाँ 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 हाँ। उस पे आता था ये शो। तो अच्छा। उसके लिए हमने पहले तिग्मांशु धुलिया डायरेक्ट कर रहे थे, ये शो हमने किया। और इसमें सारे हमारे स्कूल के ही सारे बंदे थे, संजय मिश्रा थे, इरफान खान थे, इदरीस थे, तिग्मांशु धुलिया तो थे ही थे, उनकी उनकी वाइफ थी, संजय मिश्रा की वाइफ रोशनी थी। तो सब पूरा ग्रुप ही एनएसडी का था, और हम लोग यहाँ मुंबई में उसको शूट किया, बड़ा हिट शो था वो। रंजन सर, रंजन सर, मैं आपको क्या बताऊं, जब आपका मैं लिस्ट देख रहा था ना, तो मैं देख रहा था कौन सा ऐसा सीरियल है जिन्होंने नहीं किया है। यहाँ पे एक छोटी सी बात आ रही है मेरे दिमाग में। आजकल बहुत सारे बिजनेस कोच आते हैं, मैनिफेस्टेशन कोच आते हैं। आपके अब तक के लाइफ से ये समझ में आया, जो लोगों को समझना चाहिए, कि चुपचाप बैठ के ना सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। जब आप करने लगते हो ना, तो लॉ ऑफ जो फोर्स है, बिकॉज आई ऑलवेज से, एक स्टेटमेंट मैं हमेशा बोलता हूं कि योर एनर्जी फॉलो द फोकस। जब आप एक्टिंग करते थे, तब आपके दिमाग में नहीं था कि मुझे बम्बई जाना है। रेदर आपने ये भी उस प्रोजेक्ट पे काम किया, बम्बई नहीं जाने। मैं देखा नहीं हूं, लेकिन मैं इमेजिन कर सकता हूं कि थिएटर के लोग बोलते नहीं यार, इसी में मजा आता है, जीवन का काम करना है, मुझे बम्बई जाने की जरूरत नहीं है। एंड दैट सब्जेक्ट मैटर इटसेल्फ बिकेम द शोकेस फॉर द सीरीज, राइट? तो लर्निंग तो यही मिल रही है ना, कि काम करते रहो, मंजिलें मिलती रहती हैं। लेकिन कई लोग ना मैनिफेस्टेशन आते हैं, ये सोचो आ जाएगा, सोचो मेरे को आ गया, ऐसा सोचो मैं बन गया। तो सपने में ही बन गया तो रियल में बनने की क्या जरूरत है? ठीक है, वो टूल्स हो सकता है, टेक्निक हो सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी ये कह रही है कि आपने फिजिक्स से किया, आपने बीएससी करी, आपने फिर थिएटर की दुनिया में आया, काम करते रहे, तब जाके बॉम्बई गए और बहुत सारी चीजें हुई, और आज की दुनिया में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जिस्ट करना ये आसान काम नहीं है। आज 10 साल में ट्रेंड चेंज होता है, 5 साल में ट्रेंड होता है, लोगों का जेनजी का समझ ही बिल्कुल अलग है, लेकिन आप उसमें रेलिवेंट है, इज ओनली बिकॉज दैट यू आर चेंजिंग एट द फास्ट स्पीड। एक और बात बताइए, जब आप पहली बार गए मुंबई, तो आपका यादगार मूवमेंट क्या था? कुछ यादगार मूवमेंट क्या था? पहला दिन ही यादगार होता है पहला तो, राइट। कि हम छोटे शहर के लोग हैं, बड़े अच्छा। शहर में आते हैं, बड़े सपने लेके आते हैं, डर हाँ, लगता है, घबराहट होती है। अच्छा। ये डर किस चीज का लगता है? डर लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, समंदर है यहाँ पे, खो जाने का डर है। कोई गॉडफादर नहीं है, कोई पहचान नहीं है बहुत ज़्यादा। और जब हम निकले तो कई लोग डराते भी हैं, बहुत सारे लोग, कि मुंबई में जैसे ही जाओगे सब छीन लेगा, ये करेगा वो करेगा। तो पहला तो ये डर था। तो हाँ, अपने चेन वेन भी जो पहना था सब जेब में छुपा लिया, पैसे वैसे सब अच्छा। हाँ, कोई जो करे। तो पहला तो ये डर बहुत बड़ा है जो वहाँ पे आप पहुँच गए। आज नहीं लगता है, आज हम अपने सारे सारे जूनियर्स को बोलते हैं तू आ जा, मैं हूँ इधर। तो हम दूसरों के लिए अब हम बुलाते हैं। लेकिन हम जब आए तो उस समय थिएटर के बहुत कम लोग थे, बहुत गिने चुने लोग ही काम कर रहे थे, हमारे स्कूल से जो जुड़े थे। तो पहला दिन मैं रात को 2:30 बजे पहुंचा, रात भर सो नहीं पाया। सुबह सुबह फ़ोन लगाया तिग्मांशु को कि भाई मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, कि आ जाओ, हाँ, मड आइलैंड पे सूचक हाँ, बंगलो आ जाओ। हाँ, तो मड आइलैंड पता नहीं कहाँ है, हाँ, सूचक बंगलो कहाँ है, कोई एड्रेस अच्छा। नहीं। तो किसी तरह पूछते पूछते पहुंचे समंदर के पास, तो बोलते हैं फेरी ले लो। अब फेरी क्या होता है ये भी नहीं पता। फिर। है कि फेरी का मतलब वो बोट है, वो शिप है छोटा सा, जिससे समंदर हाँ, को, पहाड़ी को क्रॉस करते हैं। वहां हाँ, पहुं- अब वहां पहुंचे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको नाम से तो मैं जानता हूँ, शक्ल से नहीं पहचान रहा हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है। तो मैं सबसे फिर। पूछता हूँ कि भैया तिग्मांशु कौन है, हाँ, तिग्मांशु किधर है, तिग्मांशु किधर है। तो बोला हाँ, तिग्मांशु किधर है। फिर तिग्मांशु से जाके मैं मिला, उनको खाली मैं जानता था, बाकी किसी से नहीं, किसी से मिला नहीं था। और पहला ही दिन
मैं ज्वाइन कर लिया और 200 रुपये मुझे कन्वेंस मिले शाम ओ, को। ओके। लाइफ टाइम नहीं भूल पाऊंगा जिसको। वो 200 रुपये बहुत कीमती थे और लगा था कि सारी दुनिया जीत ली है हमने, क्योंकि आज चाहे उसकी जगह पे 2 करोड़ भी मिल जाए तो कम लगता है, वो 200 रुपया बहुत ज्यादा था। ये देखिए, इससे सबसे बड़ी चीज यंग जनरेशन को यही देखना है कि उनको एक ही दिन में सब कुछ चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। स्ट्रगल की अपनी एक प्यार होता है, इश्क होता है, मोहब्बत होता है। मैं भी जब पहली बार ट्यूशन पढ़ा के 200 रुपया ही कमाया था और कलकत्ता में कालीघाट गया, पैसा प्रसाद चढ़ाया और माँ के लिए साड़ी खरीदा। अब विश्वास कर सकते हैं कि वो साड़ी की शक्ल आज भी मेरे सामने है। आपने क्या किया उस 200 रुपए से? मैं तो सीधा पहले घर पे जब आया तो मेरे 3-4 दोस्त थे पटना से ही जुड़े हुए थे हाँ। जिनके साथ उन्होंने पकड़ा, हमने कहा चलो, और चल के हमने पहले जाके एक शॉप पे सबको आइसक्रीम खिलाया, और गर्मी का टाइम था तो सबने आइसक्रीम खाया और थोड़ा कुछ नाश्ता वगैरह किए, और फिर भी 100 रुपये मेरे जेब में बचे हुए थे। वाह, सुपर। सर, लेकिन एक बात बताऊं, ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूं। मैं सीए की दुनिया में, मेरी सीए की नंबर 1 कोचिंग रही है लक्ष्मी नगर में। तो मैं, बड़ी अजीब सी चीज आता था, बिहार के जो लोग आते थे, जो बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, उनके गांव से कोई लोग आता था, उनको वो लोग क्या करते थे, घर में रखते थे, क्लास छोड़ देते थे, खाना बनाते थे, खिलाते थे। सच्चे कॉर्डियल रिलेशनशिप, टीमवर्क का इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति गांव में जाता था तो गांव में जाकर के लोगों को गांव में कहता था, इसको तो शहर की हवा लग गई है। कभी इस तरह का एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि आपने शूटिंग छोड़ के किसी की आवाभगत करी हो, सब कुछ करी हो, और गांव में जाके बोलता है, अब आप, ये तो शहर का ही हो गया, ये तो पूछता नहीं है, बस ये छोड़ दो। कहीं इस तरह की एक्सपीरियंस हुआ आपको? आ, बहुत सारे लोग हैं ऐसा करते हैं, बट हमने मैं बहुत सारे बिहार में तो बहुत जो भी आते हैं वो सबसे पहले मेरे से ही मिलते हैं। अच्छा। आ, और बहुत सारे लोग मेरे पास रहे भी हैं, हाँ। बट एक घटना मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। मेरी वाइफ का मौसेरा भाई, हाँ। उसको एक्टिंग का शौक था, हाँ। आ गया मेरे पास। तो थोड़े दिन रुका तो उसको शौक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं जय हनुमान शो कर रहा था उस दौरान, हाँ। सलमान खान साहब का, तो उसमें मैंने उसको एक रोल दे दिया। हाँ। लेकिन वो मुझे घर में देखा था, हाँ। सेट पे जब देखा तो उसने मेरा बदला हुआ रूप देखा। ओके। घर में तो मैं उसका जीजा था जी और जाता, हाँ, प्रोड्यूसर था। तो वो मुझे देख करके घबरा गया। हाँ। सेट पे गया तो जैसे ही मैंने उसको सब शॉर्ट वॉट समझाया, एक्शन बोला, तो उसकी आवाज़ ही बंद हो गई। अच्छा, और फिर? मैं कर रहा था, मैं समझ गया कि ये थोड़ा टेंशन में घबरा गया। तो फिर मैंने अपने असिस्टेंट को बोला कि एक काम कर, इसको तू शूट कर, मैं निकल जाता हूँ, मैं रहूँगा तो ये नहीं एक्ट कर पाएगा। हाँ। मेरे असिस्टेंट ने किसी तरह एक एक लाइन करके उससे एक सीन कंप्लीट किया। फिर मेरे को दिखाया तो वो बहुत ही बुरा था, तो मुझे लगा कि ये एक्टिंग के लिए मुश्किल है। लेकिन अब चूंकि आया है, रिलेटिव भी है, रिश्ते में साला है मेरा वो, सही तो, बात है। तो मैंने एक हाँ। डुप्लीकेट को हायर किया। उसके बाद उसका जितना एक्शन वैक्शन सीन था, घोड़े पे दौड़ाने का था, भागना था, फाइट था, सब डुप्लीकेट पे शूट कर हाँ। दिया। और अच्छे से सीक्वेंस को करके और जस्ट क्लोजअप एक एक लाइन करके उसका लिया, और उसको एडिट वेडिट करके एक अच्छा सीन बना दिया। और उसको एक सीडी भी मैंने बना के दे दिया। हमने कहा बेटा, हाँ। ये एक मेमोरी रहेगा, तेरा शौक था पूरा हो गया हाँ। 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 है, वापिस चले जाओ, तुम्हारे लिए ये लाइन अच्छा नहीं है। सही बात है। वो जाने के बाद वहां सबको दिखाया अपना डीवीडी। हाँ। हाँ। सबने कहा यार तू तो बहुत अच्छा किया है, हाँ। डीवीडी में तो डुप्लीकेट है, और हाँ। डुप्लीकेट एक्शन फाइट सब बढ़िया किया, घोड़े पे जंप वंप सब। उसने उधर हाँ। ये नहीं बताया कि ये डुप्लीकेट है। तो लोग और लोगों से बोला कि मैं तो बहुत अच्छा एक्टर था, जीजा जी नहीं चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूं। तो आपको ये नहीं लगा कि यार ये अकलंक वाली बात है, सारा चीज मैं किया इसके लिए और जाके निगेटिव फैला रहा है? जी, तो ऐसे बहुत कई बार घटनाएं हो जाती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो आपने सीरियल का भी नाम लिया जिसमें उसने एक्टिंग करी, ये कौन सा सीरियल का नाम था, क्या था? जय जय? हनुमान, जय हनुमान में उसको मैंने जय हनुमान।
एंड अपने महाराणा प्रताप में काम किया, तो इसमें आप लोग वीएफएक्स कैसे यूज करते हैं? एकदम अलग लगता है। जैसे अभी आपने कहा कि वो डुप्लीकेट यूज करते हैं, वीएफएक्स लगते हैं, कट लगते हैं, ये वीएफएक्स कैसे यूज करते हैं? देखो, मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, फिजिक्स और हम्म। मैथ्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो थोड़ा सा राइट। मेरे हाँ बेनिफिट हाँ। ये था कि मैं साइंस हम्म। पढ़ के आया था। और साइंस पढ़ते हैं जब, तो आप हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स एक अपना एक सब्जेक्ट है। हाँ और जब इसमें आप आते हैं तो हम लोग ना, जब जब शुरुआत किए थे तो हमें हमारे लिए भी सब लर्निंग था, हम भी सब सीख रहे थे। तो क्रोमा एक वर्ड है, एक कर्टेन होता है, तरह से लगाते हैं, हम भी उस समय करते थे। और बैकग्राउंड को चेंज करना, कई लेयर होते हैं, तो वो लेयर करना होता है। और आपका जजमेंट होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि उस समय हम डायरेक्ट कुछ नहीं देखते थे, सब पोस्ट प्रोडक्शन में होता था। हाँ अब तो सब सामने भी हो जाता है, अब तो हाँ। सब विजुअल भी होता है, लेकिन उस ज़माने में जब हमने 95 की बात बता रहा हूँ, तब नहीं होता था। तब हमको सब जजमेंट पे करना होता था। तो क्रोमा करते थे, और उस पे हम बैकग्राउंड चेंज करते थे, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, एक-एक करके सीखना शुरू किया। फिर एक टाइम ऐसा आया जब 30-30 लेयर हम लगा के कर रहे थे ओ। शूटिंग। कई बार फिर जब आप सीख जाते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा, मैं एक्टर को की करके अलग करके बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे मुझे याद है, मैंने महाभारत शूट किया था, और महाभारत के टाइम में मैंने कुछ मल्टीप्लिकेशन किया था। तो हम पहले ज़माने में तो 5-5 हज़ार क्राउड मिल जाता था, बाद में बजट उतना नहीं है, बहुत महंगा हो गया, तो कभी 25, कभी 40 क्राउड मिलता था। तो उसको मल्टीप्लाई करके मुझे 5,000 बनाना है। तो मल्टीप्लिकेशन करना शुरू किया, तो घोड़े भगाने थे, महाभारत में युद्ध का सीन था। तो हम जहाँ शूट करते थे वहाँ समंदर था। तो एक एक बड़ी अच्छी बात है, ये लोगों के लिए सीखने वाली भी बात होगी, कि समंदर पे सुबह सुबह मैं घूमने गया, तो देखा कि हाई टाइड की वजह से समंदर एकदम क्लियर, क्रिस्टल कांच की तरह दिखाई दे रहा है। और स्काई का रिफ्लेक्शन ब्लू इतना बढ़िया आ रहा था। तो मुझे लगा, जब हम कर्टन पे ब्लू कर्टन को की कर सकते हैं, तो इसको भी की कर सकते वाओ। हाँ, हैं। और फिर पॉसिबिलिटीज। मैंने 40 घोड़े मंगाए, 40 फाइटर मंगाए, और 5 कैमरे लगा के एक रनिंग शॉट एक ही बार ले सकते हैं, चूंकि एक वो रेत पे खराब हो जाएगा ना। हाँ तो हाँ। फाइटर को भगाया, और 5 कैमरे से 5 शॉट मैंने ले लिया, और इसको मैंने भेजा मल्टीप्लाई करने के लिए, और बहुत क्लियर मल्टीप्लाई हुआ। थोड़ा सा कहीं पे थोड़ा डस्ट वस्ट था, लेकिन उसको क्लीन कर दिया, और हमने करीब उसको 5,000 बना दिया। तो रवि चोपड़ा साहब, बी आर चोपड़ा साहब के बेटे, हम्म। बहुत बड़े डायरेक्टर रहे हैं, आप जानते हैं उनको। उन्होंने मुझे हाँ फ़ोन, और हाँ उन्होंने पूछा कि यार तू कैसे किया? तो मैंने हाँ। उनको क्या कहते, यार तू रंजन मेरे से मिलो। मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने मुझे गले लगा दिया था। तो ये चीज़ है कि आप कैसे करते करते एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, और कैसे आप लेयरिंग को जब सीख जाते हैं कि कई लेयर होता है, तो उसका मजा है। अब आज तो देखो एआई आ गया है, तो अब तो ज़िंदगी और आसान होती चली जा रही है। बहुत सारी चीज़ें अब एआई के से हो रहा है। अभी मैं एक शो कर रहा हूँ, उसमें एआई है सब कुछ। ओ, कौन सा शो है ये सर? ये एक न्यूज़ शो है सब टीवी के लिए। अच्छा। शूट स्टार्ट नहीं हुआ है, 12-13 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। हाँ। तो 1/11। ओ, 1/11। हाँ हाँ, तो इस पे एक शो हम कर रहे हैं, सब टीवी के लिए। इसमें कैरेक्टर मेरा जो है, एक्टर मेरा हीरो जो है, वो 40-45 साल का है। शब्बीर आहलूवालिया, आप जानते हैं उनको। उसको मुझे 20 साल का दिखाना है। ओ। तो मैं डी एजिंग कर रहा हूँ, उसको एज कम करके, और उसको दिखाएंगे। तो इसका भी मजा है, हम एआई से कर रहे हैं, और उसमें क्या क्या ऑब्स्टिकल है उसके साथ खेल रहे हैं। तो अभी हम बहुत रंजन सर, ये जब आप अकेले बैठते होंगे, चूंकि आपने लेयर की बात कही, चूंकि हम लोग प्रोडक्शन हाउस में हैं, एंड मैं समझता हूँ कि लेयर जब चढ़ता है, तभी आप चीजों को अलग करते हो, जोड़ते हो, मोशन में लेके आते हो, आगे लेके आते हो। तो जो आपकी ये जर्नी रही है सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और यंग जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। एक मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता हूँ, क्वांटम फील्ड। यूएस में एक बहुत ये पॉपुलर टर्म है। मतलब 6-6 7-7 लाख रुपया प्रोग्राम के ले लेते हैं, जिसमें क्वांटम फील्ड के बारे में बताते हैं। क्वांटम फील्ड यही तो है कि चीजों में पॉसिबिलिटी ढूंढो और देखो कि संभावनाएं कहाँ है। आप समंदर में गए और समंदर के देखा कि एकदम क्लियर है, क्लैरिटी है, और आपने चीजों को व्यवस्थित करके शूट कर दिया और महाभारत का वो की पॉइंट बन गया। इसी यही यंग जनरेशन को दिखाना पड़ता है कि जो है उसी में पॉसिबिलिटी को ढूंढो।
उसको ब्लेम करने के लिए, रिग्रेट करने के लिए नहीं कि आई डोंट हैव अ रिसोर्स, आई हैव अ लिमिटेड रिसोर्स एटसेट्रा, राइट? एक छोटी-सी बात बताइए सर, जब आप अंदर अकेले बैठते होंगे, तो देखिए बहुत चूँकि आप वो पीढ़ी हैं, सिनेमा की वो पीढ़ी हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी भी देखे होंगे और कलर भी देखे होंगे, क्रोमा वाला भी देखे होंगे, क्रोमा के बाद एआई भी देख रहे हैं। तो इस ट्रांज़िशन को आपने कैसे एक्सेप्ट किया और घुल-मिल गए जेन ज़ी के साथ आज भी? कैसे फ़ील करते हैं? फ़ीलिंग क्या होता है? ये बात सबको बोलता भी हूँ कि आप चीज़ें अपग्रेड करना खुद को बहुत ज़रूरत है कि आप हमेशा जैसे मोबाइल अपग्रेड होता है ना, वैसे खुद को भी अपग्रेड करते रहना चाहिए और टेक्नोलॉजी के साथ तो जुड़ना ही पड़ेगा और हर नई टेक्नोलॉजी नई चीज़ लेके आता है। आप पुरानी चीज़ों को हम धीरे-धीरे छोड़ते जाते हैं। अब मुझे ही मैं जब पहली बार क्रोमा कर रहा था और आज जो करता हूँ उसमें आसमान-ज़मीन का फ़र्क है। हम पहले हमको तो ये भी नहीं पता होता था कि ट्रैक पॉइंट क्या होता है। ओह! तो ट्रैक पॉइंट हमने सीखा कि ट्रैक हुँ, पॉइंट लगाते हैं, ट्रैक हुँ, पॉइंट लगाने से मेरा कैमरा मूवमेंट एक ज़माने में हम कैमरा मूवमेंट नहीं करने देता था, डरते थे हम कि नहीं कैमरा मूव करोगे तो तकलीफ होगी। ओह! तो हम अपने लिमिटेशन में कैमरा फिक्स ब्लॉक लेंस पे सब शूट कर रहे थे। हुँ, फिर धीरे-धीरे अब आया कि नहीं ट्रैक पॉइंट है तो ट्रैक पॉइंट से हम शूट करेंगे तो मूवमेंट कर सकते हैं। हुँ, लेकिन मूवमेंट हुँ, स्मूथ हो, ट्रैक स्ट्रेट लाइन पे हो तो आसान होगा। आज हम हैंडल शॉट भी लेते हैं और कोई तकलीफ नहीं है। ओह! तो ये समय बदला कि चूंकि चीज़ें बदल गई। हम जब पहली बार मेरे पास स्मोक मशीन आया और फ्लेम मशीन आया तो हमारे लिए एक अचूबा मतलब अचंभा था उसको उस पे काम करना। बट हम जब करने लगे तो लगा यार कि तो बहुत आसान है। मोबाइल ही को आप ले लो, मोबाइल जब आया तो लोग मजाक उड़ाते थे। हम 16 रुपए का पर कॉल करते थे ओह! और 6 रुपए की इनकमिंग करते थे और आज वो मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं है। ऐसा ज़िंदगी लगता है नहीं, अगर ना हो तो जिंदगी चौपट हो जाएगी। तो या कितना चीजें अहम हो जा अहमियत रखती है, धीरे धीरे कैसे जिंदगी से जुड़ जाती है वो तो अपडेट करते रहना चाहिए। और सर हमने तो वो दौर देखा है जी। सर आप ये कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस इज़ अ सॉल्यूशन। चीज़ों बिल्कुल। को चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, सीधा ना कहने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। आप बिल्कुल। बदलोगे खुद को या बदल दिए जाओगे। चॉइस करो कि क्या चाहिए, बदल दिए जाओ या खुद को बदलो, यही आप कहना चाहते हैं। बिल्कुल। और आपने बिल्कुल। खुद को अपडेट किया, अपस्किल किया और आगे बढ़ते गए और तभी आप रेलेवेंट हैं आज के दिन में, अदरवाइज़ तो इर्रेलेवेंट हो जाएँ। बिल्कुल, मेरे साथ के कई डायरेक्टर हैं जो मार्केट छोड़ चुके हैं, अभी काम छोड़ नहीं चुके करते हैं और हाँ, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपडेट कर रहा हूँ। मैंने बोला और अब आप एआई पे मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ और लोगों को बता भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ कि तुम एआई को यूज़ करो। आज म्यूज़िक इंडस्ट्री देखो एआई पे कितना आगे बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से हाँ, बढ़ रही है। तो हाँ, आने वाला वक़्त एआई का है। 1-2 साल में एआई हमारे घर में आ जाएगा पूरी तरह से आ जाएगा। सब कुछ एआई के थ्रू होने लगेगा। तो लोग अभी समझ नहीं रहे, लोग अभी बोलते आ रहे कॉपीराइट का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उसमें 4K नहीं हो रहा है, बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं। ठीक है, अभी हम एचडी कर रहे हैं लेकिन हम कल 4K भी करेंगे। अभी ओह! हमारे पास सुपर थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की कमी है तो हम 4K पे नहीं जा रहे हैं, हम एचडी पे काम कर रहे हैं। लेकिन ओह! कल होके 4K भी होगा। ओह! सुपर्ब! सुपर्ब! अच्छा सर एक बात बताइए, ये एकता कपूर मैम बालाजी के पास कैसे पहुँचे? चूँकि उनके नागिन, ये सारे आफ्टर इफेक्ट वाले हैं और नागिन को तो देखते दे मतलब जैसे आप तो एनएसडी से गए थे अचानक नाग बन के बसेरा बन के नागिन को नचाते रहे। ये बालाजी के पास आप कैसे गए? ये भी एक लंबी कहानी है। मैं उस समय एक शो कर रहा था सावित्री, सावित्री हाँ। एक शो कर रहा था। तो उसी टाइम जोधा अकबर एक शो आ रहा था बालाजी का ओह! और डायरेक्टर उसमें संतराम थे। तो हुँ, डायरेक्टर और हीरोइन का कुछ झगड़ा हो गया, कुछ टेक्निकल परेशानी थी, ओके, केस वेस हो गया था। तो वो डायरेक्टर को हटाना पड़ा। ओके, तो रातों रात डायरेक्टर चाहिए था उनको। हाँ, तो चैनल ने मेरा नाम रिकमेंड किया, जी हाँ, टीवी ने। हाँ, तो मेरे पास कॉल आया। हाँ। तो मैं अब जो चैनल बोलता है तो हम लोगों को भी जाना पड़ता है कि क्योंकि चैनल हमारे लिए सब कुछ है आज के डेट में। राइट, तो राइट, मैं गया हाँ, और मैं इधर के प्रोड्यूसर को बोला कि 10-15 दिन की ज़रूरत है उनको, तो 10-15 दिन के लिए जाता हूँ, फिर वापस आ हाँ, जाऊँगा। और हाँ, मैं जोधा अकबर में शूट करने गया। तो जोधा ओके, अकबर में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था, आपने फ़िल्म देखी होगी ऋतिक वाली। हाँ, हाँ,
जोधा और अकबर का शॉर्ट फाइटिंग तलवार सीक्वेंस हाँ, तलवार वाला। हाँ। वाला, तो हाँ। वो सीक्वेंस हमारे सीरियल में भी था। अच्छा। और एकता कपूर जी मुझे नहीं पहचानती थी, वो मुझे नहीं जानती थी। अच्छा। तो उसने उसने फरमान जारी किया हुआ था कि नए डायरेक्टर से ये वाला सीन मत करवाना, जब ओके। संतराम आएगा तो वो करेगा, ओके। जब झगड़ा खत्म हो जाएगा। हाँ। लेकिन 15 दिन हो गए, झगड़ा खत्म नहीं हुआ। अब ओके। वो सीन का टेलीकास्ट का टाइम आ गया। अब ओके। उन्होंने मजबूरी में फिर रात को 12 बजे बोला कि नहीं, कल सुबह नए डायरेक्टर से करा दो हम्म। कि अब तो टेलीकास्ट में जाना ही पड़ेगा। तो मेरे लिए भी प्रतिष्ठा वाली बात थी। हाँ। मेरी तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई थी। और वो तो, ठाकुरों वाले खून आ गया कि बेस्ट करना तो है। मैंने रात को 12 बजे वो फिल्म का डीवीडी मंगाया। मैंने वो फिल्म को 3-4 बार देखा, वो सीक्वेंस को। और मैंने कसम खाया कि जो भी हो इससे बेटर करना है। वाह। रातों रात मैंने 40-50 पर्दे सिलवाए। हम्म। टेरिस के ऊपर लंबा टेरिस था, वहां जोधा अकबर का जो सेट है हाँ। लगा हुआ, हाँ। हाँ। टेरिस पे ब्लू कलर का बहुत खूबसूरत पर्दे लगवाए, पंखे हम्म। मंगाए, हवा हवा चलाया। और उस सीक्वेंस को जितना दिल से मैं कर सकता था, जितनी मेरे अंदर चीजें थी, मैंने ये ठान लिया था कि उस फिल्म से बेटर लगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक में उस सीक्वेंस कंप्लीट किया। और संयोग देखिए, शायद उसी सीक्वेंस के लिए मैं रुका हुआ था। और शाम को प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, संतराम आ गए और मैं मेरी विदाई हो गई। और मैं वापस चला गया सावित्री करने। हाँ। एडिट हुआ, टेलीकास्ट हुआ। एकता कपूर ने देखा, हाँ। तो उसने बोला ये नए डायरेक्टर ने शूट किया ना, बोला हाँ, हाँ। तो उसको बुलाओ। हाँ। और बुलावा आया और मैं एकता जी से जाके मिला। रात के 2:30 बजे मीटिंग हुई मेरी। ओ। एकता जी रात को मीटिंग करती है जनरली। और हाँ। उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए काम कीजिए। और तब से आज तक मैं उनके लिए कर रहा हूँ। ओ सुपर सर, देखिए यंग जनरेशन के लिए इसमें सीखने वाली क्या चीज है? प्रिपरेशन इज द की। अगर आप तैयारी नहीं करोगे, रैंडम चीजों को छोड़ दोगे, अपनी दिल और दिमाग को नहीं लगाओगे, अपने जुनून को नहीं लगाओगे, अपने इमोशन को नहीं लगाओगे, तो आप हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकते। आप क्रिएटर नहीं बन सकते। आपने जो शब्दों से कहा, मुझे नहीं पता है कितने दिन और साल की कहानी है, लेकिन आज भी आपकी आंखों में वो प्रिपरेशन झलक रहा था। मैंने ब्लू कलर के पर्दे लगाए, मैंने ये किया, मैंने जज्बा क्रिएट किया कि मूवी के सीन से बढ़िया होना चाहिए, एंड दैट क्रिएटेड द प्रिमाइसेस फॉर योर सक्सेस। ये लोगों को समझना पड़ेगा सर। लोग तो ये समझते हैं कि आज भी एग्जिस्ट करता है, तकदीर वाला है, लक वाला है, बहुत सारी चीजें हैं, बट आपकी जो जज्बा देख के आ रही है, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन इज द की। आप जब तक तैयारी नहीं करोगे, वो भी जुनून के साथ, इस पे डाउट करके नहीं। आपने क्या कहा कि मुझे बेस्ट करना है और मुझे करना है, मेरे अंदर आ गया कि मेरे को करना है। जिस दिन ये करने वाली जो जोश आ जाए ना सर, उसको दुनिया में कोई भी रोक नहीं सकता। मेरी दादी हमेशा एक बात कहती थी कि छाछ में दम नहीं है कि मक्खन को अंदर ले ले। और यही आपने कहा। आपने 100 किया, एकता जी को दिखा और बोला नहीं इसी को बुलाओ। और तब से अब तक आप लगे हुए हैं, लगे हुए हैं और इज्जत के साथ लगे हुए हैं। सर एक बात बताइए, जब टीवी में चीजों में बहुत सारी चीजें आती हैं, राइट, इसमें कास्टिंग काउच का क्या रोल होता है? क्योंकि बड़ी सिंपल क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि लड़कियों को तो छोड़ो, लड़कों के भी कास्टिंग काउच होता है, ये क्या है? मतलब क्योंकि आप इतने साल लगे हुए हैं, ये कितना मिथ है और कितना सच है, कितना र्यूमर है और कितना सच्चाई है इसमें? आ, सर मैं तो इस सब चीज़ पे बहुत कम बिलीव करता हूँ। राइट। और हाँ। मैं एक बात कहता हूँ कि आ, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, कुछ नेगेटिविटी भी रहती है। अच्छे हम्म। लोग बुरे लोग हर जगह होते हैं। और हाँ। सब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से चीज़ों को अपनाना चाहते हैं। मैं इतने 30 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा कहीं झेलने को या कहीं ऐसे सिचुएशन मिला नहीं है। ना किसी का काउच का प्रॉब्लम मैंने देखा, ना किसी नेपोटिज्म में मैं फंसा हूँ। मैं तो एकदम, कोई मेरा नहीं है, फिर भी मैं काम कर रहा नहीं, अब तो हूँ। तो आप बहुतों के हैं। अब तो आप बहुतों के हैं। नहीं अब, लेकिन नेपोटिज्म का जो बात किया जाए, जैसे करण जौहर के शो में आप देखते हैं नेपोटिज्म में कंगना रनावत जी ने खुलेआम तलवार लेके चल पड़ी, उनमें भी एक ठाकुराई बुद्धि आ जाती है, राइट? तो ये देखो सर, थोड़ी नेपोटिज्म। थोड़ी बातें तो रहती है दिल में। देखो अब जैसे मैं एनएसडी से ग्रेजुएट हूँ। हाँ। तो एनएसडी का बच्चा आता है मेरे पास, हाँ। तो अपने आप उसके प्रति मेरा कनेक्शन एक बनता है, क्योंकि हम एक स्कूल के हैं, एक एक कल्चर में पले बड़े हैं।
तो मुझे लगता है यार ये 3 साल ट्रेनिंग लेके आया है तो इसको थोड़ा प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो इसको अगर नेपोटिज्म कह सकते हैं कोई तो कह दे, बट मेरे लिए वो नेपोटिज्म नहीं है। मुझे ना लगता है वो बिल्कुल नहीं है। ट्रेंड है। वो 3 साल पढ़ाई करके आया है और मुझे लगता है कि जिस मैं उसको बेहतर जानता हूँ तो वो उसको मैं जल्दी से मौका देना चाहता हूँ। कोई पटना रंगमंच का से मैं आया हूँ और कोई पटना रंगमंच का लड़का आएगा मेरे पास काम करने के लिए, तो मैं उसको जानता हूँ, उसका जर्नी मैंने पूरा देखा हुआ है, मुझे पता है ये कौन से रोल में फिट आ जाएगा। और जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता तो मेरा प्रेफरेंस पहले उसको होता है कि वो उसको मैं जानता हूँ तो उसको लाओ, ये लड़का उसमें उस रोल में फिट बैठ जाएगा। इसको भी नेपोटिज्म कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अब देखो कोई है, कोई अपने बेटे को लाना चाहता है। अब जैसे देखिए मेरा बेटा फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है बट मेरे से दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि वो आए फिल्म लाइन में, लेकिन वो आ गया घूम फिर के। अभी वो प्रोडक्शन डिजाइनर है, रणवीर सिंह की फिल्म कर रहा है, तो काम कर रहा है, वो अपने से आ गया, अपने से आ गया। मैंने उसको लाया नहीं या मैंने उसको अपने साथ कहीं पे पेस्ट नहीं किया, वो खुद अपनी मेहनत से पहुंच गया है। तो कुछ लोग अपनी मेहनत से भी पहुंचते हैं। सर एक छोटी सी बात है जो मैं ये बात कहता हूँ हमेशा, और हमेशा इस बात को लेके आगे बढ़ता हूँ। एक डॉक्टर अपने बच्चे को कहता है कि डॉक्टर बन जाओ। एक इंजीनियर अपने बच्चे को कहता है तुम इंजीनियर बन जाओ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना फॉर्म रख के बोलता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। वो इंस्पायर करता है। सीए ज्वाइन कर लिया इसका मतलब सीए बन जाएगा, ये संभव नहीं है। मेडिकल का एग्जाम निकालना भी आसान नहीं है। तो एक राइट। फिल्म का डायरेक्टर, एक फिल्म का प्रोड्यूसर, एक फिल्म का हीरो अगर चाहता है उसकी संतान उस शोहरत को फिर से जिए और लेगेसी को आगे रखे, तो इसमें नेपोटिज्म कहाँ से आ गया? ये अपनी थॉट है। मुझे कई लोग गाली देंगे बिल्कुल। इस पॉडकास्ट को रिलीज करने पर। मुझे ये तो नॉर्मल दिखता है। हाँ, किसी का हक कोई मांग रहा है। 19-20 तो देखो हर जगह चलता है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही, कॉर्पोरेट की दुनिया में भी है। देखिए, आप किसी को जानते हैं जिस पे ट्रस्ट है। एक कोई व्यक्ति है जो जिसको आप नहीं जानते, उसको होल्ड करोगे, जिसको जानते हो उस पे ट्राई करोगे। तो ये तो हर इंसान उसी पे ट्राई करता है जिसमें उसकी कंफर्ट लेवल है। तो इसमें मुझे भी लगता है ये नेपोटिज्म कहाँ से आ गया? बिल्कुल। नेपो, नेपोटिज्म की बिल्कुल। परिभाषा से आप अलग रखेंगे ना फिर उस पे। आई फील सेम द वे यू आर सेइंग। लेकिन बिल्कुल। थोड़ा, हाँ, लेकिन अगर आपको क्या लगता है कि जो 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 स्टार किड्स हैं, जो स्टार किड्स हैं, बहुत सारे स्टार किड्स हैं, उनको प्रेफरेंस तो मिलता है पहली बार, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसमें मेरिट नहीं है तो सस्टेन मिलेगा, कर पाएंगे क्या? मिलना चाहिए भी, क्यों नहीं मिलेगा। आप मिलना चाहिए। उसके माँ बाप सब बचपन से। अभी देखो मैं एक एक्ट्रेस को जानता हूँ, श्रद्धा कपूर, मैंने उसके हाँ, साथ बहुत। हाँ, मैं बोलने ही वाला था। हाँ, हाँ, अब शक्ति कपूर साहब की बेटी है, ठीक है। हाँ, बचपन से उस इंडस्ट्री को देखिए, देखिए। उसकी मौसी उसका उसकी मदर, सब पूरी फैमिली उसी में वो पली हम्म, बड़ी है। हम्म। मैं उसके साथ काम करता हूँ और मैं उसकी तारीफ करूंगा, क्यों? मैंने ओके। उसको देखा है, वो इतने बड़े स्टार की बेटी होने के बाद भी इतनी डाउन टू अर्थ है, इतने अच्छे से काम करती है। कभी कोई ईगो नहीं है उसके अंदर कि मैं तोप की बेटी हूँ। एकदम जमीन पे आके बैठ जाती है, कुर्सी पे बैठ जाती है, कहीं भी बैठ जाती है। इतना दिल से काम करती है, पूरी तैयार होकर रूम से बाहर निकलती है। ये कितनी बड़ी बात है। अब उसको स्टार किड के नाम पे मैं तो नहीं काम कर रहा हूँ, मैं तो सीधा सीधा, श्रद्धा है मेरे लिए एक नॉर्मल एक्ट्रेस है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है। सक्सेस ऐसी ऐसे नहीं मिल गया कि शक्ति कपूर की बेटी है तो उसको ना, सक्सेस ना। मिल गया, बहुत मेहनती है। हाँ, अपवाद भी है, कुछ लोग होंगे हैं भी ऐसे, ये भी मैं नहीं कहता हूँ कि एकदम बिल्कुल खाली है। तो अब उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है सर। मैं समझता हूं कि अगर आप टैलेंटेड हैं, आप मेहनती हैं, अपने ऊपर भरोसा करते हैं और आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है ना, खुद को रखना। मैं हम्म। रंजन हूं तो मैं रंजन ही रहूंगा। मैं चाहूं कि मैं शेखर कपूर बन जाऊं तो नहीं बनूंगा, मैं रंजन बनूंगा और रंजन ही रहूंगा। तो मैं खुद को प्रेजेंट करूंगा कि मैं बिहार का रहने वाला एक गांव का आदमी हूं, तो मैं अपना देसीपना को ही बेच रहा हूं। मैं अगर अचानक कोई हॉलीवुड के डायरेक्टर की कॉपी करने लगूंगा तो पागल हो जाऊंगा और इंडस्ट्री से आउट हो जाऊंगा। मैं आपको बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, मैं आने वाले पीढ़ी को भी ये सीख मिलनी चाहिए। ड्रामा स्कूल में जब मैं पढ़ता था सर, हम्म। तो हम लोगों को एक एटमोसफेयर एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन करना होता है कि आप एक एटमोसफेयर को एस्टैब्लिश करें। तो मेरे बैचमेट्स बंगाली थे, कोई बांग्लादेशी था, तो वो लोग हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है।
वो अंग्रेजी सीखा हुआ है, हम बिहारी हैं, हमको अंग्रेजी नहीं आती थी। तो कोई हॉलीवुड सिनेमा कर रहा था, कोई फैशन शो कर रहा था। मैंने हॉलीवुड सिनेमा देखा नहीं था, फैशन शो मैंने कभी देखा नहीं था। मुझे लगा मैं क्या करूं, मुझे कुछ आता ही नहीं, और सब लोग हमसे आगे निकल गया, और मुझे लगा अब तो मैं फेल हो जाऊंगा और मैं निकल जाऊंगा। आखिरी वक्त में मुझे क्या सूझा कि मैं वही करूंगा जो मुझे आता है, और मैं बता रहा हूँ मैंने छठ पूजा किया। तो कल्चर का मुझे, कनेक्शन मैं बचपन से पैदा होते ही मैं ये सब चीजें देख रहा था। छठ पूजा के लिए मुझे किसी सीखने की जरूरत नहीं था। नहीं थी। तो हाँ। पूरे बैच को छठ पूजा में शामिल कर दिया, हम्म। स्कूल को फेस्टिवल में घुसा दिया, और हाँ। गर्ल्स से पूरा एक प्रोसेशन निकाला, पीली धोती पहना के सबको, हाँ। लाल सिंदूर लगा के, आलता पैर में लगा के। तो जितना कुछ मेरी मदर और मेरी बहन और मेरी भाभी करती थी वो सब मैंने करा, और इतना सुंदर एक प्रोसेशन बाहर तक निकाल के, छठ बिहारी में गीत गाते हुए निकाला, सर पे टोकरी दिए वे जला के। पूरा स्कूल, 94 की बात मैं बता रहा हूँ, अचंभित देख रहा था, और उनके लिए वो एकदम से मिरेकल था। और जो टीचर मुझे समझती थी कि ये तो बैकवर्ड है, इसको कुछ नहीं आता, वो मुझे आके हक कर ली और गले लगा ली। एस्थेटिक्स, सर बिहार में एस्थेटिक्स सब्जेक्ट पे कोई पढ़ाई नहीं होती। हाँ। पहली बार मैं ड्रामा स्कूल में सुना कि एस्थेटिक्स भी कोई सब्जेक्ट है, वाह। जिसका मतलब ही नहीं मालूम था मुझे ओके। एस्थेटिक्स होता हाँ हाँ है। एस्थेटिक्स की टीचर थी हमारी नीभा जोशी जी, बहुत सीनियर हाँ टीचर। हाँ उन्होंने हाँ। आके गले लगा लिया और कहा, रंजन, मुझे लगता था तेरे को एस्थेटिक्स के बारे में कुछ नहीं मालूम, पर ओ, तूने कितना डिटेल वर्क किया, सिंदूर लगाया, आलता लगाया, नेल पॉलिश भी तो लगाया, इसका ठीक है। श्रृंगार किया, कपड़े दिया, धोती दिया, सब किया, और पूरे रंगोली बनाया सड़कों पे, फुटपाथ पे। तो ये तो सब कुछ था, कुछ बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे उस दिन ये समझ में आया कि जो मुझे आता है, जो मेरा है, वही मुझे सक्सेस दिलाएगा। और तब से लेके आज तक मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं बिहार को प्रेजेंट करता हूँ अपने हर क्रिएटिविटी में, कहीं ना कहीं से उसमें जोड़ देता हूँ। मदर के रोल में मेरी माँ को रखता हूँ, फादर के रोल में मेरे फादर को रखता हूँ, भाई के रोल में मेरा भाई, हीरो मैं खुद बन जाता हूँ, हीरोइन मेरी वाइफ को बना लेता हूँ, मतलब इमेज की तरह तौर पे। ठीक है, समझ गया, आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ मैं। जी। आई कैन और अंडरस्टैंड योर फीलिंग। हाँ। और मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। मैं हमेशा सक्सेस इसलिए पा रहा हूँ कि मैं अपनी चीजें रखता हूँ, अपने दिल की बात कहता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं सोचता कि फलाने ने क्या कहा था। अब रावण सर। शो कर रहा हूँ तो रावण भी मैं हूँ, और रामायण कर रहा हूँ तो राम भी मैं हूँ। मैं अपने आप को रखता हूँ कि अगर मैं राम हूं तो क्या करूंगा, अगर मैं रावण हूं तो मैं क्या करूंगा। तो वो चीज को करने में क्या फायदा होता है कि अपनी चीजें जुड़ जाती है, अपनी बात आ जाती है, जिसको कहना बहुत आसान हो जाता है, जैसे मैंने छठ पूजा में किया। क्योंकि वो मेरा विजन था, मेरी चीजें थी, मेरे घर की बात थी, उसके लिए मुझे कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं था, कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी। सर, जो आप कह रहे हैं ना, कॉर्पोरेट की भाषा में जार्गन सुनेंगे तो लोग बोलेंगे ये स्ट्रेंथ है। फिर परिभाषा बताएंगे, स्ट्रेंथ रेफर्स टू इनहेरेंट कैपेबिलिटी विच यू कैन यूज। अरे यही तो इनहेरेंट है सर, जार्गन बोलने की जरूरत नहीं है। और यही एक यंग बच्चों को बोलना है, कंपैरिजन के मुंह से निकलो। पेरेंट्स को बोलना है कि अपने बच्चों को कंपैरेटिव मत करो। लाइफ हमेशा रिलेटिव होता है, कभी एब्सोल्यूट नहीं होता। अपने बच्चों को दुनिया एक थंब रूल पे मत लेके आओ कि वैसा किया वैसा किया। आज मेरा बच्चा मेरे साथ है, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। लोग कोटा भेज देते हैं, वहां भेज देते हैं, प्रेशर करते हैं, टॉप करो आईआईटी। सर आईआईटी मिल के भी क्या आप बोल रहे हैं, पटना से निकल के आए, एनएसडी किया, और एस्थेटिक जो आप सब्जेक्ट बोल रहे हैं कि आपको आपने उसको जिया। और सबसे बड़ी चीज क्या है सर, बिहार की मिट्टी की कर्ज उतारी आपने, कि वो चीजों को किया। यू बिकेम आयाम, जहां से लोग आते हैं और चीजों आपके चेहरे से झलकता है। यही तो चाहिए, यही तो मर रहा है सर। आज सबसे बड़ी दिक्कत है कि मरने के बाद चार कंधे मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये भी डाउट है। आपने उसको जिया है, जी रहे हैं सर। ये तो बहुत बड़ी चीज है, यही तो सीखने की बात है। और आपकी जिंदगी से
आपकी जिंदगी से जितनी सरलता से आप बोल रहे हैं, जितनी सहजता से आप बोल रहे हैं, जितनी आप सच्चाई से बोल रहे हैं ना, ये एक एक चीज सच है। लोग तो मोटिवेशनल स्पीकिंग की दुनिया में रोल प्ले करते हैं सर। वो मान के आ जाते हैं कि रोल प्ले करना है। सबसे बड़े एक्टर तो वही मुझे दिखने को मिलते हैं, उनको अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा एक बात बिल्कुल। बताइए, आप बड़े सारे एक्टर को देखते हैं, राइट? देखते हैं ना सर? तो ये पॉलिटिशियन एज ए एक्टर आप कैसे देखते हैं? एक्टर बढ़िया पॉलिटिशियन है या पॉलिटिशियन बढ़िया एक्टर है? ये कैसा लगेगा आपको? आप जरूर गए होंगे क्योंकि आप बहुत स्वाभाविक इंसान है, तो ये जरूर है। पॉलिटिशियन एज अ एक्टर, पॉलिटिशियन एज एक्टर, एक्टर एज अ पॉलिटिशियन, ये दोनों में कौन सा रोल आप देख रहे पॉलिटिशियन तो बहुत बड़े एक्टर है, वो तो एक्टिंग करते ही रहते हैं? हैं, ज्यादा ही करते हैं, कुछ ज्यादा ही करते हैं। हम तो बस मेरी रुचि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में है नहीं, नहीं है। एक्टिंग में है। और मैं पूरी तरह से डायरेक्टर हूँ, तो एक्टर्स को खैर उसमें मेरी बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। मैं एक ही बात मैं अपने सभी लोगों से, अपने एक्टर, लालू जी के बारे में क्या कहना है? एक बार वो शाहरुख खान से सर से रोल मांग रहे थे। हाँ, लालू जी तो मतलब जब से मैं जानता हूँ, जब मैं बिहार में था तब तो वो नए नए मुख्यमंत्री बने थे, हाँ। तो बड़े एक्टर हैं। मुझे तो इतने बड़े एक्टर हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कब वो एक्टिंग करके निकलते हैं। सच बताओ हमें तो मुझे याद है, हमने पटना में एक मानव श्रृंखला बनाया था 6 किलोमीटर लंबा, हाँ हाँ हाँ। और उसको हम लीड कर रहे थे। अच्छा। हम नुक्कड़ नाटक करते थे, तो इसलिए हम लोग थिएटर के लोग मिल करके कर रहे थे शांति के लिए देश में। और जैसे ही मानव श्रृंखला बन के रेडी हुआ, जिसको 3-4 महीने से मैंने तैयारी करी थी, लालू जी आके लाइन में खड़े हो गए, और और सारा क्रेडिट वो लेके गए। सारा और क्रेडिट वो लेके चले गए। हम कहीं दिखे ही नहीं, हम गायब हो गए। तो वो इतने बड़े एक्टर हैं। उन्होंने हाथ से पता करके रखा था, सब बराबर टाइम पे आके खड़े हो गए। सर देखिए, लेकिन एक अजीब सी दुनिया है। कभी मैं कई बात करूंगा आपसे, ये मतलब दिस पॉलिटिशियंस आर द बिगेस्ट एक्टर आई बिलीव। ये लड़ते पब्लिक में हैं और साथ रहते हैं अकेले में। इसमें आपका क्या कहना है? ये सच है। अभी आप देखो, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं किसको शाहरुख खान को ही सुन रहा था, बहुत अच्छे हाँ से हाँ हाँ, मैंने भी वही सुनी थी। हाँ सुना हाँ था ना। हाँ, हाँ हाँ बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि हम लोग लड़ते हैं तो पता चल जाता है। हाँ। मतलब हम लोग सामने नहीं लड़ते, पीछे में लड़ लेते हैं। पीछे में लड़ ये लेते हैं। पीछे मिले रहते हैं। हाँ। बड़ा अच्छा बोला है उन्होंने। अच्छा सर ये बताइए, अ, आपने सिर्फ डायरेक्शन की ही सोच रखी थी शुरू से, मैं या डायरेक्शन, एक्टर? हाँ, मैं ड्रामा स्कूल से भी डिजाइन और डायरेक्शन में कोर्स किया, एक्टिंग में नहीं। एक्टिंग में नहीं किया? मतलब पहले ही आपने सोच रखा था? डिजाइन और डायरेक्शन में ही किया। और पटना रंगमंच में भी जितने दिन मैं रहा, एज ए डायरेक्टर ही रहा। ओ। तो पहले दिन से मैं एज ए डायरेक्टर ही, थोड़ा बहुत एक्टिंग कभी कभी थिएटर में तो करना पड़ता है, कभी कभी एक्टर एब्सेंट है तो उसकी जगह लेना पड़ता है, तो ऐसे में बहुत बार करना पड़ा है। बट मुझे मजा आता है डायरेक्शन करने में ही, जिसमें मेरा दिल लगता है, एक्टिंग से जिस ज्यादा मैं लेता हूँ उसमें। जिसका काम उसी को सुहाए। जी जी जी। और मुझे अच्छा सर लगता बताइए, है वही करना चाहिए। स्क्रिप्ट से शूटिंग तक जाने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? बहुत सारी है। तो इसके लिए हम लोग प्री प्रोडक्शन करते हैं, इसके लिए महीनों टाइम लेते हैं। कोई भी शो स्टार्ट होता है, तो जैसे अभी मैंने बताया कि मैं एआई पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे शो में एआई कैरेक्टर आएगा, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो स्क्रिप्ट जब हमारे पास, पहले तो स्क्रिप्ट मीटिंग में भी हमको जाना पड़ता है, खास करके टीवी सीरीज जो डेली सोप बनाने वाले लोग हैं हम लोग, तो हम्म। डेली बना रहे हैं, डेली एक एपिसोड टेलीकास्ट होना है। तो बहुत चैलेंजिंग है, इसलिए कि हमें एक ब्रॉड लाइन मिलता है पहले। हमारा एपिसोड पूरी तरह से कुछ तैयार नहीं होता है, एक ब्रॉड लाइन होता है, उस लाइन पे हमको काम काम करना होता है। और और 2-4 एपिसोड बना लिया तो टीआरपी आएगा, तो टीआरपी पे डिपेंड करेगा कि स्क्रिप्ट किधर जाएगा, तो स्क्रिप्टिंग भी होल्ड पे रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले से आपने 100 एपिसोड लिख लिए, तो तैयारी राइटर को भी करना होता है, हमको भी करना होता है। हमारे लिए भी टीआरपी नहीं आया तो सब बदल देना पड़ेगा, सारे कैरेक्टर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का खेल है पूरा पूरा।
पब्लिक को क्या चाहिए, क्या पसंद आ रहा है, उस पे हमारी नज़र होती है और छोटी-छोटी बातों पे ध्यान रखना होता है। जैसे हम एक वर्कशॉप करते हैं अगर एक्टर के साथ, तो एक्टर को भी हम अपने रिदम में लाने की कोशिश करते हैं। कई बार एक्टर बेचारे बहुत परेशान होते हैं, जब आजकल जैसे मैंने ही एक चलाया हुआ है पेस। पेस टेलीविज़न को पेस की ज़रूरत है। बहुत स्लो कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत आराम-आराम से कहने वाली बात जो पहले होता था, वैसा नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो सब डूब जाएँगे हम। टेलीविज़न जो है घर में आप देखते हैं, कुत्ता भौंकता है, घंटी बजती है, कुकर की सीटी बजती है, घर में बच्चे चिल्लाते हैं, ट्यूबलाइट ऑन है, उसके बीच में हम टीवी देखते हैं। तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस के बीच में टीवी देखना है, तो ऑडियंस को हमको पकड़ने के लिए आधा सुर ऊपर रहना होता है, पेस रखना पड़ता है। 1 सेकंड का छोटा सा पॉज चैनल चेंज करवा देता है। ये छोटी-छोटी बात है जो लोग नहीं समझ पाएँगे। हम जैसे अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो देखो मैं कितना फटाफट बोलता हूँ, पॉज बहुत कम लेता हूँ, साँस लेने के लिए भी स्पेस नहीं छोड़ता हूँ। चूँकि एक छोटे से ब्रेक पे लोग भाग जा रहे हैं आजकल। उनको 400 चैनल है, चॉइस इतना ज़्यादा है कि वो मेरे पास नहीं रुकेंगे। तो हमको ये सब छोटी-छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, एक्टर को उस रिदम में लाना होता है। तो शो स्टार्ट करने के पहले एक्टर को बुलाते हैं, उनके साथ थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, रीडिंग करते हैं, उनको अपने सुर में लाते हैं, फिर हम शूटिंग पे जाते हैं। सर एक बात बताइए, ऑन द स्पॉट भी कोई अगर एक्टर चेंज करना चाहता है लाइन, तो वो कितना हद तक कर देता है या क्रिएटिविटी इनोवेशन लाता है? मैं थोड़ा सीनियर हूँ तो मैं करने देता हूँ, बट हाँ, नया डायरेक्टर नहीं करने देगा, नहीं इसलिए कर दे। कि राइटर को अगर चेंज किया तो राइटर ईगो पे ले लेगा, ओ। फिर वो बात प्रोड्यूसर तक जाएगी। कभी हम्म। कभी क्या होता है टेलीविजन में, एक्टर को नहीं पता है आगे क्या कहानी आने वाला है। कुछ ऐसी बातें हैं उसमें स्क्रिप्ट में जो आपको नहीं पल्ले पड़ा है और आपने कहा हम इसको चेंज कर लेते हैं, आपने आगे चेंज कर लिंक है। दिया और पता तो हाँ। कनेक्शन था आगे का एपिसोड का, तो आप नहीं बदल हाँ। सकते। अगर आप हम्म। बदलेंगे ज़्यादा तो तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है उसका कोई कनेक्शन हो आगे के एपिसोड में हो, चूंकि ब्रॉड स्टोरी आपको नहीं पता है, एक्टर को एक सीन पता होता है। मैं थोड़ा सीनियर हूँ, चूंकि स्क्रिप्ट में भी साथ में बैठता हूँ, तो मुझे ब्रॉड स्टोरी पता होता है। तो मैं वो सुविधा मेरे पास थोड़ी सी होती है कि मैं एक्टर को थोड़ा सा फ्रीडम देता हूँ कि हाँ ठीक है, बोल लो अपनी भाषा में बोल लो। कभी दो चार शब्द बदल भी गया तो मुद्दा नहीं बदलना चाहिए, उसका जो थीम है वो एसेंस। नहीं, वो एसेंस नहीं जाना चाहिए। करो, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। कई बार मुझे भी बदलना पड़ता है। कुछ एक्टर होते हैं जो एकदम नहीं पकड़ते हैं उन चीज़ों को। हम्म। अभी पिछले दिनों ही मैं नागिन ही कर रहा था। अब मेरा जो हीरो था वो थोड़ा सॉफ्ट नेचर का है और मेरा कैरेक्टर एकदम एनर्जेटिक था, बहुत पेशी था। अब वो नहीं कर पा रहा है, बड़ा थिएट्रिकल था, बड़ा ड्रामेटिक था, वो नहीं कर पाया। तो मैं थोड़ी देर के लिए ब्लैक आउट हो गया कि मैं अब क्या करूं, ये तो रॉन्ग कास्टिंग हो गई है। तो अब एकता कपूर ने कास्टिंग करी है तो हम कुछ नहीं बोल सकते, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो मैं पूरे कैरेक्टर को बदल दिया। हम्म। कैरेक्टर बदल दिया मतलब उस कैरेक्टर को मैंने उसके तरीके में डाल दिया, हम्म। जैसा वो एक्टर है मैंने उसको वैसा ही कर दिया। सॉफ्ट बोलने वाला, धीरे बोलने वाला, एकदम कान में कैसे बोलते हैं वैसा बोलने वाला, और उसको मैंने वैसे करवाया। और उसको मैंने केवल इतना बोला तेरी स्माइल मुझे बहुत पसंद है, तो उन्हें डायलॉग में स्माइल रखना चाहिए, डिम्पल जो आता है ना वो आना चाहिए। सर बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले गया वो, पूरी बदल दिस दिया इज। था। कभी हमको भी बदलना पड़ता है। वाह, सुपर। अच्छा सर, आपने एकता कपूर का नाम लिया। कई लोग ये कहते हैं कि अगर उनसे खटपट हो गई किसी की, कोई एक्टर है, तो उसको नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे मरवा देती है और एक बस वो एक हैंगर में टांग के रखती है पूरे सीरियल तक। ये क्या है, सच्चाई है? नहीं, 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 ये सब स्टोरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, अगर किसी एक्टर का डेट का प्रॉब्लम है हाँ। या वो एक्टर नहीं आ पा रहा है या कहीं कोई दूसरी जगह कोई फिल्म मिल गई उसको, या हम्म। कुछ ऐसा हो गया है जो संभव नहीं है, या वो बहुत बुरी तरह से बीमार है, वो शूट नहीं कर पा रहा है, या उसने सेट पे कोई आतंक मचा दिया है। कभी हाँ। कभी होता है कुछ लोग कई आतंकी बार ये होते भी होता है, हाँ हैं, बिल्कुल होता है, हाँ।
कुछ ऐसे बदमाशी कर दिया है जिसकी वजह से भी उसको हटाना पड़ेगा, नहीं हटाएंगे तो परेशानी हो जाएगी। तो फिर राइटर को बोल के उसको कैरेक्टर को आउट करने का एक ही तरीका होता है, साफ सुथरा तरीका है कि इसको कुछ एक्सीडेंट करवा दो या कुछ करो है, नहीं तो एक्सीडेंट करवा। हाँ। और उसको टेलीविजन में इतना ज्यादा सर, मुझे तो याद है, तो अब डेली सोप की बात कर रहे हैं, मैं जब जय हनुमान कर रहा था, जी 96 की बात कर रहा हूँ मैं, जी। हमारी सीता को मैंने बदल दिया था। ओ। बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, बहुत बड़ी नोन एक्ट्रेस थी फिल्मों हम्म। की, वो अच्छा। सीता पहले, हाँ। तो वो बहुत परेशान की। हम्म। वो कभी भी सेट पे आती थी, नहीं आती थी, जब मन होगा तो पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, बहुत परेशान की, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसकी। हम्म। और मैंने रातों रात सीता बदली कर दिया, किसी को पता है, बताया भी नहीं, इवन मेरे बॉस संजय खान साहब को भी नहीं बताया ओ। मैंने। एक दूसरी सीता बुलाया और अग्नि परीक्षा में सीता दूसरी घुसी और निकली हम्म। तो दूसरी निकली। और मैंने ये प्रेस में बोला कि भाई सीता जो है वो निखर के निकली है, अग्नि परीक्षा के बाद बस निकली। बस। तो देखे उसको वहां से किया और हम कंफर्ट हो गए। तो टेलीविजन कभी कभी कंफर्ट जोन में लाने के लिए भी चीजों को करना पड़ता है। सर एक बात बताइए, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा था, तो सोढ़ी इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरे जो सोढ़ी है ना, मेरा वहां पे ये जो फ्रीडम नहीं थी, वो कहीं जा नहीं सकते थे, एग्रीमेंट में था, वो सिर्फ वो कर रहे तो वही कर रहे हैं। तो इस तरह के जब एग्रीमेंट होता है तो घुटन नहीं होती कभी? डायरेक्टर से बोलते होंगे वो। देखिए अभी तारक मेहता में मैं तो बहुत ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन ये जो शो बहुत लंबा हो जाता है, हाँ। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे शो हैं जो हम लंबा करते रहे। जैसे हम्म। मोहब्बतें ही, मैं ये मोहब्बतें कर रहा था तो लंबा चला था, 5 साढ़े 5 साल चला शो। हाँ, मोहब्बतें तो बहुत साल चली, हाँ। हम्म। एक्टर्स के लिए बहुत सारी परेशानी होती है, एक्टर हम्म। को भी लाइफ में कुछ करने का कभी कभी ऊब भी होने लगती है चीज़ों से, हम्म। एक ही हम्म। काम कर करके ऊब जाता है चीज़ों को, हाँ। तो उससे भी निकलने के लिए होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगती है बहुत सारी चीज़ें। हम्म। हम्म। तो उसमें अब प्रोड्यूसर की तो मजबूरी है, प्रोड्यूसर को उसका पैसा मिलता है तो करेक्ट। टेलीकास्ट जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं प्रोड्यूसर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबको कि आप अपने एक्टर के कंफर्ट को भी ध्यान रखो। अगर ध्यान किसी रखो। को बीच में 15 दिन या 10 दिन की छुट्टी चाहिए, ऐसा नहीं कि उस कैरेक्टर के बिना शो नहीं चलेगा, किसी के बिना भी शो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको किसी ट्रैक में स्क्रिप्ट में लिख के थोड़े दिन के लिए बाहर भेज दो कि वो गांव चला गया है या कहीं किसी के घटना घट गई उसमें गया है, हाँ। फर्क नहीं पड़ता, बाकी कैरेक्टर शो चलाते रहते हैं, फिर वो आएगा, फिर ज्वाइन कर लेगा, उसके आने का एक सेलिब्रेशन करेंगे। अभी तारक मेहता में जो भाभी चली गई, तारक हाँ। क्या जेठालाल की वाइफ चली गई, जेठालाल को आप चली गई, हाँ। तो क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ सर, दूसरी हम्म। उसके आने का स्टोरी पे ही चलता रहा, चलता रहा। आ रही है आ रही है, उस पर कहानी चल रहा है, अभी आज तक नहीं आई है। तो एक बार कैरेक्टर से जुड़ी हुई होती है ना, तो हम जो बोलेंगे वो ऑडियंस उससे जुड़ जाती है, कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि जेठालाल से लोग जुड़े हुए हैं, तो अच्छा। जेठालाल अगर बोलेगा कि वो आ रही है तो लोग मान लेते हैं कि आ रही है, आ वो रही है, आएगी। आ रही। तो ये अच्छा सब सर बताइए, बड़े और छोटे प्रोडक्शन में क्या फर्क बहुत सा फर्क है। है? इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा देखो, आज मैं बालाजी में काम कर रहा हूँ, तो बालाजी के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम छोटे से छोटे शो को भी बड़ा बना देते हैं, वजह है कि हम्म। हमारे पास चीज़ें हैं, खुद का स्टूडियो है, बहुत सारे फ्लोर है, बहुत सारे सेट लगे हैं, तो हम इस सीन को वहाँ कर लेते हैं, कभी उधर कर लेते हैं। और बहुत मतलब छोटा सीन है, हम उसको भी बड़ा इसलिए बना लेते हैं कि मेरे पास सेटअप बड़ा है और उसमें खर्चा मेरा कम है। नया प्रोड्यूसर करेगा तो उसको उतना सेटअप लगाना बहुत महंगा है, तो वो उसका प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा और चीज़ें वो कोशिश करेगा, आप उसको चूंकि पैसा भी बचाना है, तो अपना मार्जिन बचाने के चक्कर में वो शो की क्वालिटी को दबाएगा। जो बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो उनके पास क्या है, अभी बालाजी के पास 10 शो चल रहे हैं, चलो एक शो में लाख रुपया का नुकसान हो गया, दूसरे शो में 2 लाख का फायदा कर लिया, तो सब बैलेंस हो जाता है। तो आपके पास रोलिंग है कि 10 शो में एक आध सीन हमने बड़ा भी कर लिया,
कई बार ऐसा किया है हमने कि हमारा बजट 45 लाख का है और हमने 2 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। 45 लाख रुपए का शो है और हमने पहला ही एपिसोड 2 करोड़ का बना दिया। तो वो कवर करेंगे आने वाले एपिसोड में, फिर 35 में बनाएंगे, 20 में बनाएंगे, 15 में बनाएंगे। कवर तो करना पड़ेगा, जो 2 करोड़ खर्च हुआ वो तो लाना पड़ेगा ना। लेकिन हमको भी पता होना चाहिए कि वो शो कितना एपिसोड चलने लायक है। ऐसा नहीं हो कि 4 में बंद हो गए और वो नुकसान हो गया, तो फिर कंपनी तो मेरे को भगा देगी। सीधी हाँ, सही बात है, और क्या। हाँ, मुझे भी ये ध्यान रखना है कि कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो मुझे क्यों रखेगी। खाली रंजन, क्रेडिबिलिटी नहीं होता है बिजनेस। करेक्ट। रंजन सर, एक बात बताइए, कई लोग ये बोलते हैं कोई भी टीवी सीरियल फ्लॉप होता है, चीजें होता है, तो बोलते हैं एकता कपूर को दे दो, ये लार्जर देन द लाइफ बता देंगी और पूरी फैमिली मेलोड्रामा बना देंगी उन चीजों को। तो ये, ऐसा एकता कपूर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी है। अच्छा। सक्सेस इतना बड़ा है कि बहुत सारी बातें लोग आजकल उनके बारे में बोल के खुद को पब्लिसाइज करते हैं, खुद की अपनी मार्केटिंग करते हैं। बहुत इंटेलिजेंट है वो, मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। मैंने उसको देखा है। अच्छा। वो वो मतलब वो परी है, जहाँ हाथ रखती है वो सोना हो जाता है। वो गोल्डन गर्ल है वो। गोल्डन। असर मैंने तो अभी देखो, ये है मोहब्बतें शो की बात मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ। सर जिस समय स्टार प्लस पे ये शो हुआ था, हम्म रात को 11 बजे का शो था, जाड़े के महीने हम्म में हमने स्टार्ट किया था। हम्म प्रेस वालों ने कहा कि कौन देखेगा इसको, हम्म, 6.5 लाख रुपए का शो है, इतना सस्ता हाँ शो है, कौन हाँ। देखेगा। और रात को 11 बजे ठंडे में कौन देखता है ऐसे शो को। एक कपूर ने बोला कि नहीं, देख लेना, वेट करो, ये शो चलेगा। और इतना बड़ा हिट हो गया शो कि सारे शो को छोड़ दिया पीछे और लोगों के लिए एक रेफरेंस बन गया कि इसको कॉपी करो। और एक टाइम आया कि सब लोग मोहब्बतें की कॉपी कर रहे थे। तो एकता कपूर का बिलीफ जो है ना, उसको पता है क्या कर रहा है। और वो इतना इतना रियल है, इतना रियलिज्म में सोचती है चीजों को कि आप सोच नहीं सकते। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं मैं सर। नागिन में, एक शो में, नागिन में मैं एक एक सीन कर रहा था। हम्म, उसमें कुछ नहीं था, एक हीरोइन को सुसु करने जाना हाँ है और जंगल है, ब्रह्म राक्षस नहीं, नागिन नहीं, ब्रह्म राक्षस होता, सॉरी, ब्रह्म हाँ राक्षस। हाँ जंगल है, आधी रात है और लड़की चली जा रही है पूरे परिवार के साथ। और ब्रह्म राक्षस कहीं भी आएगा और उठा लेगा। ओके। अब कैसे जाए। पूरा एपिसोड इस पे है कि हीरोइन कैसे जाएगी, क्या उसको ब्रह्म राक्षस उठा लेगा। तो हमारे सारे एक्टर ना मजाक उड़ाने लगे, तो देख क्या लिखा गया यार, ये सीन, ये क्या है, ये सब सुसु उस पे कोई सीन लिखता है। ऐसे सबने मजाक उड़ाया। हम्म, हीरोइन बोलती है कि हीरो को मैं साथ में लेके जाऊंगी। लड़कियां बोलती है पागल हो गई हो, लड़के को लेके जाओगी। तो हाँ मैं, तुम जाओगी, अगर ब्रह्म राक्षस आ गया तो कौन बचाएगा। तो हीरो जाएगा तो ये लड़ तो सकता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ड्रामा था उसमें। बस को उठा लेता है ब्रह्म राक्षस, ये वो, पूरा फुल ड्रामा था। लेकिन सर वो एपिसोड ऑल इंडिया नंबर 1 टीआरपी था। ओ, मैंने उन एक्टर्स से कहा था कि एकता ने लिखा है तो इस पे मेरे को कोई डाउट नहीं है, आप लोग अपना डाउट भी निकाल दो और बिलीव के साथ करो। ऐसा हो सकता है, बड़ी छोटी सी बात है, बट महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वो सुपर हिट हो गया, लोगों को इतना पसंद आया, हम टॉप टीआरपी थे ऑल इंडिया। तो एकता एकता है, मेरा ख्याल है वो जादू है। वो जो सोचती है ना वो बड़ा ही। अभी आप देखो, नागिन 6 में हमने कोरोना को भी डाल दिया था। ओ, उस पे पूरा एपिसोड शुरुआत किया, बिगिनिंग हमारा उस पे ही था। साइंटिस्ट लोग कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओ, कनेक्ट व्हाट अ कनेक्ट। हाँ, उस पे नंबर 1 हो गए हम। जहाँ पे हमारा 50-52 एपिसोड का सीरियल होता है, हम 150 से ऊपर चले गए। आप रेलिवेंट रहते हैं ना।
जब प्रासंगिक रहेंगे तो लोग देखेंगे। एकता बहुत 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 जमीनी सोचती है, बहुत बहुत रियल है वो इतना अंदर की स्टोरी निकालती है, एकदम अंदर की बात निकाल देती है और पूरे बिलीफ के साथ कहती है। वो ऐसा नहीं, आज इतने दिनों से वो अगर टीवी की क्वीन है तो ऐसे थोड़ी है। और हर स्टोरी उसने वो लिखती है, हर बात वो कहती है। अच्छा, खुद लिखती हैं? सुपर्ब। सर, कभी आप भावुक हुए किसी सीन पे? रियल में आप ही, आपको तो पता है एक्टिंग हो रहा है, पर कभी आप भावुक हुए कभी? बहुत बार होते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हूँ। हम्म। इनफैक्ट रोने वाले सीन में मैं खुद ही रोने लगता हूँ। और ओ। जब मैं एक्टर को, मेरी आदत है, मैं एक्टर को सीन थोड़ा करके दिखाता हूँ और फिर उनको बोलता हूँ कि कुछ ऐसा मुझे चाहिए। तो अगर रोने वाला सीन है तो मेरी आंखें अपने आप भर जाती है और मैं बहुत वैसा सोचता हूँ कि एक्टर को भी वैसा करना चाहिए और अच्छा, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। एक बार अमिताभ बच्चन ने कहा था कि जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी, तो जब रो रहे थे, तो उनको भी ये आभास नहीं हो रहा था कि मैं ये एक्टिंग वाला रो रहा हूँ या सच का रो रहा हूँ। मतलब इतना ज्यादा कैरेक्टर में आप लोग घुस जाते हैं। बेस्ट निकलवाने के लिए क्या यही तरीका है? एक्टर से बेस्ट कैसे निकलवाया जाए? पहले तो मैंने जैसे बोला ना कि हमारी कोशिश होती है एज ए डायरेक्टर की एक्टर का कंफर्ट जोन को पहले हम पकड़ने की कोशिश करते हम्म। हैं। एक्टर एक नए जोनर से आया है मेरे पास, एक नई हम्म। दुनिया से आया है, मेरी हम्म। दुनिया में घुसेगा, वो मुझे अपनाएगा, तो वक्त लगता है। तो हमारी कोशिश होती है कि उसका कंफर्ट क्या है, वो किस सुर को पकड़ना चाहता है पहले, और उसके उससे थोड़ी हम, नया एक्टर आता है तो मैं 2-3 घंटे उससे बातें करता हूँ, थोड़ा उसको पहले बुला लेता हूँ, बात करके बहुत सारी चीज़ें, उसका नेचुरलिटी जो है उसके अंदर, उसकी स्माइल, उसका गुस्सा, हम सब देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या अच्छा लग रहा है। बड़ी छोटी छोटी बातें होती है ना, जो टेलीविजन ऐसा है ना, एक्टिंग से ज़्यादा कनेक्ट होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर को लोग कनेक्ट हो जाते हैं ना। आप कोई भी एक्टिंग करो अच्छा ही लगेगा, कैरेक्टर अगर कनेक्ट हो गया ना तो कुछ भी कर लो आप, वो अच्छा लगता है लोगों को। तो कभी कभी कमजोर एक्टर भी वर्क करता है, उसके कैरेक्टर को हम लोग कनेक्ट करवा देते हैं, छोटी छोटी बात उसके अंदर डालते हैं, जो इसलिए हम एक्टर को सिखाते हैं कि तुम जो हो वही करो, किसी को कॉपी मत करो, तुम जैसे हो वैसे करो। तुम्हारी स्माइल तेरे पे सूट करेगा, तुम्हारा गुस्सा तेरे पे सूट करेगा, जरूरी नहीं कि मैं जैसे गुस्सा करता हूँ तुम वैसा करो, क्योंकि मेरा गुस्सा करने का अंदाज अलग है, तुम्हारा अलग है। तो वो है। हाँ, ये जरूर है कि मैं थोड़ी कोरियोग्राफी करके बताता हूँ, इसलिए कि मैं कैमरे पे भी बैठता हूँ, मैं कैमरा भी हैंडल करता हूँ, तो मुझे थोड़ा मूवमेंट पता है। एक्टर अगर मेरे मूवमेंट को फॉलो करेगा तो शॉट्स अच्छे बनेंगे, कैमरा टेकिंग अच्छा होगा, तो पर्दे पे भी तो जाना है ना। तो आप सिनेमा को टेक्नोलॉजी से काम करेंगे, बनाएंगे, तो चीज़ें और अच्छी दिखेगी। आप बढ़िया एक्टिंग करें, कैमरे में दिखना भी चाहिए। आप बैक शॉट में एक्टिंग बढ़िया कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। तो थोड़ा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो इसके लिए मैं जनरली एक्टर को थिएटर की तरह पूरा सीन एक बार करके बताता हूँ, पूरा सीन एक बार उनसे कराता हूँ, उसके बाद कहता हूँ अब टेक करो, अब उसमें कितने कट्स होंगे, कहाँ क्लोजअप लगेगा, वो हम करते जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो एक एक शॉट करके लेते हैं, मैं वैसा नहीं हम्म। करता, मैं पूरा सीन करता हूँ, ताकि एक्टर एक कैरेक्टर को कैसे डेवलप करेगा, कैसे बिगनिंग करेगा, क्लाइमेक्स में जाएगा, एंड में आएगा, वो पूरा मूवमेंट उनको पता होना चाहिए। तो एक्टर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, उनके लिए आसान हो जाता है चीज़ें करना। रंजन सिंह सर, एक बात बताइए, आपने शॉट का नाम लिया, राइट? ये जो शॉट में देखिए, देखिए बहुत क्रिएटिविटी वाला बात है, मैं बहुत अलग देख रहा हूँ। गांव के बच्चे छोटे छोटे रील बनाते हैं, छोटे छोटे रील बनाते हैं, छोटे छोटे थीम पे बनाते हैं, और वो पॉपुलर हो जाते हैं। इतने व्यूअर्स हैं, इतने लाइक है, इतने सब्सक्राइब है, दे आर मेकिंग मनी आल्सो आउट ऑफ दिस। क्या टीवी उसे लड़ने के लिए, सिनेमा उसे लड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि मुझे ये बहुत बड़ा थ्रेड दिख रहा है। लोग रील ज्यादा देख रहे हैं, वो टीवी नहीं ऑन करेंगे। रात को 1 घंटा उनको एंटरटेन करना है अपने आप को, फेसबुक जाएंगे, इंस्टा जाएंगे, वो स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, बड़े बड़े सीन देखते रहते हैं। वो सांप का जाएगा, छोटे छोटे थीम पे, गांव के जो एस्थेटिक जो आप बोल रहे हैं उस तरह पे वो सीन बनाते हैं, चीजें बनाते हैं। इज टेलीविजन एंड सिनेमा इज रेडी टू फाइट विद देम? बिकॉज आने वाला बहुत बड़ा कंपटीशन है ये। नो डाउट, और वो अच्छा भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो बुरा अच्छा कर रहे कर। हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बहुत रॉ लोग हैं जो एकदम देसी लोग हैं। और हाँ। और अब वो देखो, विदाउट ट्रेनिंग कई बार वो बहुत हमसे बेहतर कर रहे हैं, मैं नहीं हाँ, कहता अच्छा हूँ। करते हैं।
और इसमें बुराई नहीं है, हाँ वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है। कभी कभी हम अनजाने में भी अच्छा काम करते हैं, और कभी कभी हम जानते हैं तो और अच्छा काम करने लगते हैं। अगर उनको पता होगा, जैसे हम अब सिनेमा को, जब मैं आया था तो मैं भी इम्पल्सिव था, इम्पल्स पे सब कुछ कर रहा था। लेकिन करते करते समझ में आता है कि जो मैंने पहला शो किया था अपना, और आज का शो मैं अपना 100वां शो कर रहा हूँ, तो उसमें टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई। तो हमने खुद को बदल लिया। मैंने कहा कि वो चीज़ें लानी पड़ेगी। सिनेमा में बड़ी छोटी छोटी बात होती है जिसको हम, ऑडियंस को नहीं पता है, लेकिन बिल्कुल सबकॉन्शियस में उसका असर होता है। एक कैमरा हम लो एंगल से लगाते हैं और एक कैमरा आई लेवल से लगाते हैं, उसका फर्क हो जाता है। वो आसमान जमीन का फर्क होता है। आपको कभी कभी समझ में आता है, कभी कभी नहीं समझ में आए, लेकिन सबकॉन्शियस में वो आप पे वर्क करता है। जैसे हम सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा, हम छोटी छोटी बात को सौंदर्य डालने की कोशिश करते हैं। फ्लावर लगाते हैं, पीछे थोड़ी बैकग्राउंड में कोई मिर्ची लाइट डाल देते हैं, थोड़ी सी पंखा चला के पर्दे को हिला देते हैं। कोई बोलेगा कि इसकी क्या जरूरत है यार, इतना बढ़िया एक्टिंग चल रहा है, जरूरत क्या है? नहीं, जरूरत है। उसका भी असर होता है कि पीछे पर्दा चल रहा है, हिल रहा है, पीछे बिजली कड़क रही है, फॉरग्राउंड में रोमांस सीन चल रहा है, लाइट को थोड़ा सा डीम कर दिया है, थोड़ा जानबूझ के टंगस्टन लाइट यूज कर रहे हैं, वार्म लाइट यूज कर रहे हैं, कैंडल लाइट यूज कर रहे हैं। तो वो चीज आपको, कोई बोल सकता है कि यार नहीं भी करो तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसका असर होता है। ऑडियंस पे सब चीज का असर होता है। एक छोटी सी बात, कई बार होता है, मैं एक्टर को कई बार टोकता भी हूँ कि एक एक्टर डायलॉग बोल रहा है और बीच में वो पीछे ऐसा कुछ खुजली कर रहा है या ऐसा कर रहा है। नहीं करना, तुम अगर ऐसे करोगे तो मेरा ध्यान उधर जाता है कि ये क्यों किया, डाइवर्ट होता है माइंड। बीच शॉट में आप एक हरकत करते हैं, उसका भी मतलब होता है, बेवजह कुछ नहीं होता। तो सिनेमा इसी का नाम है। तो छोटी छोटी चीजों से हम चीजों को फोकस करते हैं। इसके लिए हम कब क्लोजअप में चले जाते हैं, कब ट्रॉली जूम इन कर लेते हैं, ये सबका मतलब होता है, बेवजह नहीं होता है। अलग बात है, बहुत सारे डायरेक्टर है डायरेक्टर भी है जो कर रहे हैं, वो भी वजह नहीं सोचते, करते हैं। कभी कभी वो अच्छा भी लग जाता है, लेकिन कभी कभी अच्छा लग जाना हमेशा नहीं वर्क करेगा। आप, मेरा, मैं नाम नहीं लूंगा, एक मेरा दोस्त है, वो हमेशा हैंडल कैमरा यूज करता है। वो कोई भी सीरियल हो उस पर हैंडल शूट करता है। तो मैंने उसको बोला कि यार क्या है, डॉक्टर ने बोला तेरे को हैंडल करने के लिए। फिर मैंने कहा हैंडल क्यों, कोई वजह तो होगा। अरे सर मेरा तो एक छाप है, ये मेरा है तो मेरा। हमने कहा तेरे लिए तू शो बना रहा है या शो के लिए शो बना रहा है? वाओ जरूरत है कि हम जो स्टोरी को हम बना रहे हैं, उस स्टोरी को हैंडल की जरूरत है, तो हैंडल भी हम भी लगाते हैं। लेकिन हैंडल की जरूरत नहीं है, अपनी जरूरत के लिए हम हैंडल नहीं लगाएंगे कि मेरा मन है, मैं गुंडा, कोई मैं क्या गुंडागर्दी थोड़ी है इसमें। हमको उसमें शॉट को, सीन को एनहांस करने के लिए कब लो एंगल लगाते हैं, कब आप जूम लेंस चेंज करते हैं, कैमरा नजदीक लेके जाते हैं। अभी आपसे बात हुई, आपने कहा कैमरा थोड़ा नजदीक करो, हाँ कैमरा ऊपर करो। हाँ यस कहा ना, आपने भी हाँ कहा हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल हाँ नहीं है, लेकिन आपने चीजों को समझते तो है ना, कि आई हाँ लेवल से थोड़ा रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा आंखें अच्छी दिखेगी, थोड़ा हाँ सा नजदीक आएगा, थोड़ा सा एक्सप्रेशन ज्यादा मिलेगा। जी हाँ हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल चीजों को आप फोकस कर रहे हैं ना, आप हाँ उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं कि हम इतने में खेलना है मुझे। हाँ 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 नहीं तो आप पूरा वाइट लगाते, हाँ उसमें भी हमारी आवाज पहुंच जाती। हाँ तो चीज है रील, मैं ये नहीं कहता, रील बहुत अच्छे लोग बना रहे हैं, कंटेंट इतना बढ़िया ढूंढ के ला रहे हैं, वो कंपटीशन कंटेंट का भी हो गया है। हाँ बिल्कुल कंटेंट क्रिएट कंटेंट आज के दिन में कितना इंपॉर्टेंट है बताइए मुझे बहुत ज्यादा। कंटेंट या हीरो हाँ जी। कंटेंट या हीरो कंटेंट या हीरो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेलीविजन के लिए तो कंटेंट पहला। वाला हाँ हम्म टेलीविजन में हमारे लिए तो सब्जेक्ट ही सबसे ज्यादा है। नो डाउट थोड़ा नॉन हीरो होता है, हीरोइन होती है तो उसका एक फैन क्लब होता है, वो आता है। लेकिन कई बार हमने कई शो ऐसे किए जिसमें कोई नोन नहीं था, फिर भी शो बहुत हिट हो गया और बहुत अच्छा चला, क्योंकि कंटेंट बहुत बढ़िया था।
तो मेरे लिए राइटर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। राइटर का काम बहुत मेहनत का काम है और उसको हम पोर्ट्रेट करना, उसको जैसा उसने लिखा है वैसा हमको दिखाना, वो ज़्यादा ज़रूरी हो। सर आप इतना कैरेक्टर में डूबने की बात कर रहे हैं, आपने आहट को डायरेक्ट किया था राइट? आहट देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। सच बताऊं तो आपके चेहरे से आपकी एज का बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है। मैं बहुत छोटा था तो आहट देखता था और डर जाता था। कभी ऐसा हुआ आहट की शूटिंग जहां हो रही हो वहां पे आपको इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखी हो या आपको लगा हो सचमुच में भूत होता है? नहीं, नहीं मैं तो मानता मैं प्योर मैं बिल्कुल नहीं मानता भूत को, लेकिन मुझे भूत को दिखाने में बहुत मज़ा आता है। और जैसे मैं नागिन ओह, जो स्टोरी है मेरी, वो भी एकदम काल्पनिक स्टोरी है, लेकिन मुझे करने में मज़ा आता है। चूँकि वो कहानियाँ मैंने सुनी है बचपन से, वो दादी, नानी की स्टोरी, मेरे मामा ने मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हुई है और परियों की। बहुत मज़ा आज भी मुझे लगता है कि वो सुनने में बहुत मज़ा आता था। और छोटी-छोटी बातें हैं जो मैं उसको भी इसमें घुसाता रहता हूँ। आहट अच्छा। में या गाँव में जैसे मैं रहा, तो वो खजूर का पेड़ हिल रहा है रात को, ऐसा लगता है हाँ। भूत है। मेरे घर के पिछवाड़े में खजूर है और रात को मैं वॉशरूम के लिए उठ के गया तो देखा वो हिल रहा है, उस पे कोई बैठा हुआ है। और मैंने बंदूक निकाला, हम बिहारी हैं, हमारे यहाँ बंदूक रहता है और बंदूक निकाला फायर कर दिया। सब लोग उठ के आ गए, लाइट वाइट जलाई तो उस पे अखबार फंसा हुआ था। ओह, पीपल के पेड़ के ऊपर भी बहुत बड़ा भूत होता है। भूत ऐसे बनता है कि आप क्या सोचते हैं, आप अपने दिमाग में कैसे स्टोरी बना लेते हैं, भूत वैसा क्रिएट हो जाता है। तो भूत वैसे ही है। हमने हमने तो हमारे लिए एटमॉस्फेयर होता है छोटी छोटी बातों को, कि एक छोटी सी आवाज है कि एक दरवाजा खोला किसी ने और उसको हमने लाउड कर दिया, उस साउंड को लाउड कर दिया। ये अपने आप में एक थ्रिल है, कैसे आप पैरों की चाप को, उसकी आहट को बड़ा कर देते हैं, ये थ्रिल है। तो सिनेमा में थ्रिल में साउंड, विजुअल, लाइटिंग, इसका खेल है और उसका मजा है। अमेजिंग, बहुत मजा आ रहा है सर। लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, उसके बाद हम रैपिड फायर करेंगे। आपके करियर का बेस्ट मोमेंट कब रहा है? एक दो तो नहीं, बहुत सारी है। वैसे सबसे ज्यादा जो इन दिनों जो है वो तो मैं यही कहूँगा कि एक शो है मेरा नागिन, हाँ। जिसके लिए मैंने 22 टाइम्स बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड लिया। ओ, कांग्रेट्स। वो मोमेंट मैं भूलता नहीं कि एक शो से मेरी पहचान इतनी बड़ी हो गई है कि मैं हाँ। जहाँ भी जाता हूँ तो बोलते हैं लोग नागिन वाले आ गए। नागिन के तो हालांकि इसके पहले भी मैंने बहुत सारे शो किए हैं, लेकिन नागिन के नाम से मैं जाना जाता हूँ। तो ये मोमेंट मैं लाइफ टाइम नहीं भूलता हूँ। फर्स्ट टाइम जो अवार्ड लिया, पहली बार जब मुझे एक फिल्म बनाई थी मैंने भोजपुरी में, फिरंगी दुल्हनिया, जिसमें एक ओ, यूक्रेन की एक्ट्रेस थी, उसको हीरोइन लिया था, एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस को। तो उसके लिए मुझे बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, बेस्ट राइटर अवार्ड मिला था। तो स्टोरी भी मेरी थी। वो मोमेंट मैं लाइफ टाइम नहीं भूलता हूँ। रंजन सिंह सर, आपसे बात करके इतना मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप एक इंस्टीट्यूशन है। जब बिहार से दिल्ली और दिल्ली से जब मुंबई गए तो आपको याद भी है कि आपने कितने सीरियल में काम किया होगा? आप एक जब जितना याद आता हो बताइए। हाँ, बहुत सारे तो अभी अचानक बोलना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ याद है। हाँ। जैसे हाँ। मैंने कहा हम मुंबई नहीं जाएंगे, जय हनुमान, महारथी कर्ण, महाभारत, 1857 क्रांति, ये सब शो मैंने संजय खान साहब के महाराणा किए। प्रताप। महाराणा प्रताप, आहट। बालिका बधू, तेरे मेरे सपने, मायका, अच्छा, बालिका बधू भी आपने डायरेक्ट किया था? जी, वाह। हाँ। विवाह, आँखियों के झरोखों से, जिंदगी जीने के लिए, क्राइम फाइल, आहट, हादसा, बालाजी में आए तेरे, ये है मोहब्बतें, मेरी आशिकी तुमसे है, कुमकुम भाग्य, ओह,
नागिन के नागिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके पहले एक नागिन अरुणा ईरानी के लिए भी किया था, तो 7 नागिन हो गए, 100 शोज़ हो गए सर। ओ सुपर्ब सुपर्ब। दोस्तों, ये सीखना है लगन क्या चीज होती है, चाहत क्या चीज होती है, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी क्या चीज होती है, और सपनों की दुनिया में जाने के लिए मेहनत का रंग कितना खिलता है। ये बात रंजन सिंह सर की कहानी है। अब हम एक थोड़ी सी रैपिड फायर करेंगे, और एक आंसर में, एक लाइन में आपको आंसर देना है, बस एक वर्ड जो है। इसमें बहुत टाइम नहीं है सर। लाइक, फेवरेट डायरेक्टर, शेखर कपूर साहब, फेवरेट एक्टर, नो डाउट अमिताभ बच्चन साहब, फेवरेट एक्ट्रेस। श्रीदेवी जी। हो सुपर्ब। बेस्ट मूवी जनरी, टीवी और ओटीटी। मैं तो ओटीटी पे आजकल बहुत आ रहे हैं। हम्म। अच्छा, ओटीटी में है। मुंबई में फेवरेट जगह। जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा घर, मैं सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरे लिए तो है। स्ट्रगल की सक्सेस, बिना स्ट्रगल की सक्सेस। बिना स्ट्रगल किए, बहुत स्ट्रगल नहीं किया। वाओ। इमोशनल मूवी या एक्शन मूवी, क्या पसंद है? इमोशनल। वाओ, सुपर। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। सीखने के लिए रंजन सिंह की लाइफ से बहुत कुछ है। जो चमकते हुए सितारों को बनाते हैं अपने आप को पर्दे के पीछे रह के, यही वो लोग हैं जो इमोशन से कंटेंट को जीते हैं और स्टार को स्टार बनाते हैं। सो जब आप इनकी चीजें पसंद आए और अपने बच्चों में ये बात बताना चाहते हैं कि मेहनत के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, स्टारडम को कभी भी सर में ना आने दीजिए। गांव से जुड़े रहिए, मिट्टी से जुड़े रहिए, और ये मिट्टी की खुशबू आपके शरीर में एक ऐसी चीज, ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी स्मेल, फ्रेग्रेंस देती है कि आप हमेशा चमकते रहते हैं। तो अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड रंजन सिंह से कांटेक्ट कैसे करें या इनके बारे में क्या जानना है, लिंक दिया रहेगा, जरूर कनेक्ट कीजिएगा। समझिएगा, आपका सब्सक्राइब करना चैनल मुझे ये हिम्मत देगा कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट को बुला सकूं। हर इंसान रंजन सिंह की तरह नहीं है कि किसी ने, इन्होंने पूछा भी नहीं कि आपका चैनल का नाम क्या है। इन्होंने जस्ट फोन किया, बात किया, एंड ही सेड भाई कोई बात नहीं, 11:30 में मैं आ जाऊंगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। लास्ट एक मैसेज बोलिएगा हमारे लोगों के लिए और लोगों के बच्चों के लिए, कि किस तरह से बच्चों की परवरिश किया जाए ताकि वो मेहनत को एक्सेप्ट करें, शॉर्टकट को छोड़ दें। खुद को प्रेजेंट करें, खुद को ही हमेशा सामने रखें, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं। जो आप हैं वो बेस्ट है, तो खुद को बेस्ट माने, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होता। अपनी पहचान बनाएं, अपने आप को प्रेजेंट करें। लिव अप योर लाइफ, कंसिडर योरसेल्फ एज द बेस्ट, लुक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, खड़े होके देखिए, द बेस्ट वर्जन ऑफ यू इज यू योरसेल्फ। सो गेट न्यू योरसेल्फ द वे रंजन सिंह सर ने था। सर थैंक यू सो मच, लव यू दिल से, फॉर शेयरिंग योर विजडम विथ माय पीपल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, सर थैंक यू।